आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम में जरूर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन डेफिनेशन, नेचर, फीचर एंड इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव। तो व्यवसायिक संचार क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। नेचर क्या है इसका, प्रकृति क्या है, विशेषताएं क्या है, महत्व क्या है और उद्देश्य क्या है। शुरू करते हैं। बिजनेस communication is an essential element in the success of any business. The process of transferring information from one person to another within and outside the business environment is termed as business communication. तो कम्युनिकेशन एक बिजनेस की सफलता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। जब हम बिजनेस के अंदर या बिजनेस के बाहर कोई इंफॉर्मेशन को किसी और व्यक्ति को शेयर करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन बोलेंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद इन एंड आउटसाइड द बिजनेस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो ये इन्फॉर्मेशन क्यों शेयर की जाती है? जो संस्था होती है, जो बिजनेस होता है, उसके कुछ गोल्स होते हैं, उसके लक्ष्य होते हैं, उनको पूरा करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएच मींस बिजनेस कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ओपिनियंस, इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन बिटवीन पर्सन कनेक्टेड विद बिजनेस। तो डब्ल्यूएच मींस के अनुसार बिजनेस के अंदर जो लोग जुड़े होते हैं, बिजनेस से जो लोग जुड़े हैं, उनके पास विचारों, सूचनाओं, मतों, ओपिनियंस और निर्देशों का आदान प्रदान करना ही बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाता है। सिंपल सा है कि जो बिजनेस के अंदर जो भी बातचीत हो रही है, जो भी संवाद हो रहा है, जो भी संचार हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो व्यावसायिक संचार का स्वभाव कैसा होता है? ये गोल ओरिएंटेड होता है, व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसको किया जाता है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। मीन्स ये वास्तविक परिणामों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कुछ ना कुछ इसका उद्देश्य होता है, सभी किया जाता है और इससे कुछ ना कुछ आउटपुट निकलता है, रिजल्ट निकलता है। नेक्स्ट अब देखते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, हमेशा चलती रहती है। इसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। तो सेंडर मैसेज को भेजता है और रिसीवर रिसीव करता है। तो ये कंटिन्यूअस चलता रहता है और जो रिसीवर होता है वो उसका फीडबैक देता है, रिस्पॉन्स देता है, वो सेंडर को देता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलती रहती है। पहले मैसेज भेजा गया, फिर उसको रिसीव किया गया, फिर से मैसेज भेजा गया। नेक्स्ट देखते हैं हम टू वे प्रोसेस, द्विमार्गी प्रक्रिया या फिर दुतरफा प्रक्रिया। मीन्स कि इसमें भेजने वाला और रिसीवर जो प्राप्त करने वाला होता है, दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, दोनों ही अपना काम करते हैं। तो इसको टू वे प्रोसेस बोलते हैं। और इस जो कम्युनिकेशन होता है वो तभी पूरा माना जाता है जब फीडबैक भेजा जाता है। जब तक फीडबैक नहीं मिलता है तब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो दोनों तरह का संचार होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, औपचारिक अनौपचारिक। इसमें कम्युनिकेशन में दोनों तरह के कम्युनिकेशन के टाइप शामिल है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन रूल्स एंड पॉलिसीज। इसे संगठन होता है, उसके जो भी बिजनेस है उसके रूल्स होते हैं और पॉलिसी होती है, उनपे बेस्ड होता है, उनपे आधारित होता है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियल। कई बार इसमें गोपनीयता होती है। मीन्स की कुछ लेटर ऐसे होते हैं, कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो कॉन्फिडेंशियल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके फीचर्स, इसकी विशेषताएं क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी। मीन्स की जो भी कम्युनिकेशन किया जा रहा है वो एकदम एक्यूरेट होता है, एकदम सटीक होता है। जो पॉइंट टू पॉइंट बात की जाती है, जो भी बात करनी है वो पॉइंट टू पॉइंट होती है। कोई भी एक्स्ट्रा बात या पर्सनल मैसेज नहीं किया जाता है और एकदम क्लियर होता है मैसेज। जो भी बात हो रही है वो एकदम क्लियर होती है, स्पष्ट होती है, सबको समझ में आने वाली होती है। नेक्स्ट है टाइम बाउंड। मीन्स की एक टाइम की बाउंडेशन होती है, लिमिटेड लिमिटेड टाइम में किया जाता है और उसी में उसको रिसीव किया जाता है, उसके रिस्पॉन्स को। नेक्स्ट है ऑफिशियल एंड ऑथेंटिक। ये आधिकारिक होता है। बिजनेस में जो भी कम्युनिकेशन किए जाते हैं वो एक ऑफिशियल होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं और वो रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। नेक्स्ट है वेल डिजाइंड एंड स्ट्रक्चर। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो रचना है, जो इसका लिखने का तरीका है वो एकदम वेल डिजाइन होता है, एकदम अच्छे से लिखा जाता है, प्रॉपर्ली लिखा जाता है, मेंटेन, कुछ भी उल्टा सीधा या फिर इधर-उधर करके नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट है क्विक डिसीजन मेकिंग सपोर्ट। मीन्स कि आपने किसी को कम्युनिकेशन के थ्रू किसी से कुछ पूछा आपने, उससे आपको रिस्पॉन्स मिला,
तो ये क्या होगा, आपको कुछ डिसीजन लेना था उसमें ये हेल्प करेगा, तो डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस, इसके महत्व क्या क्या है। तो फर्स्ट है स्मूथ इंटरनल ऑपरेशन, जो बिजनेस के अंदर ऑपरेशन हो रहा है, जो बिजनेस रन कर रहा है, उसको स्मूथली रन करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट है बेटर कस्टमर रिलेशन, जो आपके ग्राहक हैं उनसे उनके साथ एक अच्छा संबंध बनता है, आप उनको थैंक्स नोट भेजते हो, ऑफर्स भेजते हो, ईमेल करते हो उनको, उनसे फीडबैक लेते हो, तो इससे जो आपके ग्राहक होते हैं वो आपसे कनेक्टिंग फील करते हैं, इमोशनली जुड़ जाते हैं वो आपसे, और आप भी उनसे जुड़ाव महसूस करते हो, तो ये बिजनेस के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट है टीम कोऑर्डिनेशन, कर्मचारियों में सहयोग की भावना होती है, जब कर्मचारी आपस में बातचीत करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो उनमें एक टीम भावना पैदा होती है, और जो कंपनी में जो काम हो रहा है वो अच्छे से हो पाता है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी गलतफहमियां हो जाती हैं, पैदा हो जाती हैं गलतफहमियां, उनको कम करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड मोरल बूस्टिंग, आप कम्युनिकेशन के जरिए अपने एम्प्लॉय को, अपने वर्कर्स को मोटिवेट कर सकते हो, उनका जो मोरल है वो बूस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है ब्रांड इमेज इंप्रूवमेंट, जो आपका बिजनेस का ब्रांड है, जो आपकी बिजनेस है, उसको आप लोगों से कम्युनिकेट करके, अपने बाहर बातचीत करके कैसे आप इफेक्टिवली बात कर पाते हो, अपनी बात रख पाते हो, उससे क्या होता है आपका ब्रांड इमेज जो होती है वो बिल्ड होती है। नेक्स्ट है हेल्प इन चेंज अडॉप्शन, मार्केट में, एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या न्यू न्यू अपडेट आ रहे हैं, तो वो आप अपने एम्प्लॉय से, वर्कर या कस्टमर्स के थ्रू पता कर पाते हो, रिस्पॉन्स ले पाते हो उनसे, तो इससे आप जो चेंजेस आ रहे हैं उनको अपडेट कर पाते हो, अपने ऊपर अप्लाई कर पाते हो, अपने बिजनेस में अप्लाई कर पाते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। तो फर्स्ट है इसका इंफॉर्मेशन शेयरिंग, तो कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी जानकारी है, उसको शेयर करने के लिए कम्युनिकेशन किया जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंफॉर्मेशन का शेयर करना। नेक्स्ट है परसुएशन एंड मोटिवेशन, तो अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, अपने वर्कर से अच्छे से काम करवाना, उनसे इफेक्टिवली काम करवाना, प्रॉपर्ली काम करवाना, उसके लिए मोटिवेशन करना, उनको मोटिवेट करना बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट है पॉलिसी कम्युनिकेशन, मीन्स कि आपने कोई पॉलिसी बनाई है, बिजनेस ने कोई पॉलिसी बनाई है, कोई भी रूल्स बनाए हैं, तो वो लोगों तक, वो अपने एम्प्लॉय तक पहुंचाने के लिए आपको कम्युनिकेशन का सहारा लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन, मीन्स कि आप जो भी बात कर रहे हो उसको रिकॉर्ड रखने के लिए आपको कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक रहता है। आप कोई लेटर लिखते हो, ईमेल लिखते हो, उसको आप रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए। नेक्स्ट एक कंट्रोल एंड सुपरविजन, आप कम्युनिकेशन के माध्यम से अपने जो एम्प्लॉय होते हैं, वर्कर होते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हो, उन पे आप नियंत्रण रख सकते हो। नेक्स्ट है मार्केटिंग एंड सेल्स प्रमोशन, आप कम्युनिकेशन के थ्रू एडवर्टाइजिंग करके, ईमेल्स बेच के, ऑफर्स बेच के आप मार्केटिंग कर सकते हो और सेल्स प्रमोशन कर सकते हो। तो लास्ट में हम देखेंगे कि बिजनेस कम्युनिकेशन इज ए की पिलर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, किसी भी संस्था की, किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए कम्युनिकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इट इंश्योर कोऑर्डिनेशन, प्रोडक्टिविटी, ट्रस्ट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये क्या इंश्योर करता है, कोऑर्डिनेशन, समन्वय इंश्योर करता है, लोगों के बीच में सद्भावना, समन्वय, और उनमें स्मूथली वर्क कर सके वो, ऐसे प्रोडक्टिविटी, अच्छे से काम कर सके, ज्यादा काम कर सकें, आउटपुट ज्यादा निकल सके, ट्रस्ट बिल्ड हो, लोगों में भरोसा कायम हो, एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आपके जो ग्राहक हैं वो आपसे सेटिस्फाई हो। तो ये सब करने के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, साइंस और एन आर्ट। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, विज्ञान है या फिर कला है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन है सिस्टमेटिक प्रिंसिपल, साइंस एंड क्रिएटिव स्किल आर्ट। तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस कैसे है, क्योंकि इसमें सिस्टमेटिक प्रिंसिपल होते हैं, कुछ सिद्धांतों पे ये बेस्ड होता है, और ये क्रिएटिव स्किल पे भी बेस्ड होता है, तो इसको आर्ट भी बोलेंगे। अब हम देखते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन साइंस क्यों है, सह संचार विज्ञान क्यों है, क्योंकि ये बेस्ड ऑन प्रूवन प्रिंसिपल्स। तो बिजनेस कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत होते हैं, 7C होते हैं, ये उन पे बेस्ड होता है। मीन्स कि ये साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं उन पे बेस्ड होता है, इसलिए इसको हम साइंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मेजरेबल रिजल्ट, इसके जो रिजल्ट होते हैं, आपने कम्युनिकेशन किया उससे क्या रिजल्ट निकलने वाला है, उसको आप मेजर कर सकते हो।
जैसे कि प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ेगी, कस्टमर सैटिस्फाई होगा कि नहीं होगा, इन सब चीज़ों को आप मेज़र कर पाते हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम? साइंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन प्रोसेस। मीन्स कि एक सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है, तो ये सिस्टमैटिक प्रोसेस कहाँ पे होती है? साइंस में होती है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड टेक्निक अवेलेबल। मीन्स कि अलग-अलग तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं इसके लिए, कैसे इफेक्टिव हम कम्युनिकेट कर पाते हैं लोगों से, वो सब सिखाया जाता है। एंड इसकी टेक्निक्स होती हैं, कैसे कम्युनिकेशन किया जाना चाहिए। तो इन सब के लिए हमें साइंस की ज़रूरत होती है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको साइंस हम बोल सकते हैं कि बिज़नेस कम्युनिकेशन क्या है? एक साइंस भी है। जैसे कि फीडबैक सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि बिज़नेस कम्युनिकेशन आर्ट कैसे है। बिज़नेस कम्युनिकेशन आर्ट कैसे है? क्योंकि ये क्रिएटिविटी इन मैसेज ड्राफ्टिंग, आप कैसे मैसेज को लिखते हो, क्रिएटिव तरीके से आप मैसेज को लिखते हो, तो जहाँ भी क्रिएटिव वर्ड आ रहा है, वहाँ पे क्या होगा? आर्ट होगा। तो क्रिएटिविटी दिखाते हैं अपना मैसेज लिखने में, ईमेल लिखने में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बात करने में। तो ये क्या होगी? कला होगी। पर्सुएशन एंड इन्फ्लुएंसिंग स्किल, बनाना या फिर लोगों को प्रभावित करने की स्किल, बात करके लोग इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये क्या है? एक स्किल है, ये क्या है? आर्ट है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिलेशनशिप एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। मीन्स कि आपके लोगों से कैसे रिश्ते हैं और आपस में कैसी समझ है, इमोशनली कैसे कनेक्ट हो आप लोगों से, ये सब क्या होता है? आर्ट होता है। नेक्स्ट स्टाइल, कैसे आप बात करते हो, कैसे आपके हाव-भाव रहते हैं, कैसे आपके एक्सप्रेशन रहते हैं, आपकी टोन कैसी है, आप कैसी आवाज़ है, कैसी बॉडी लैंग्वेज रखते हो आप, ये सब मैटर करता है बिज़नेस कम्युनिकेशन में। तो ये सभी किसमें आते हैं? ये सभी आर्ट में आते हैं। जैसे कि मोटिवेशनल स्पीच देने वाला कोई है, कोई नेगोशिएशन करता है, कोई बातचीत करता है, बीच में समझौता करवाता है। तो ये सभी एक स्किल होती हैं और इसको क्या बोलेंगे? हम आर्ट बोलेंगे। अब हम देखते हैं कि बोथ साइंस एंड आर्ट। तो साइंस प्रोवाइड रूल्स, विज्ञान हमें नियम देता है, आर्ट एंश्योर इफेक्टिव यूज ऑफ दोज रूल्स। विज्ञान हमें नियम देता है और आर्ट में हम क्या सीखते हैं कि उनको नियम्स को हम कैसे प्रभावी इफेक्टिवली हम यूज कर सकते हैं उनको। तो बिज़नेस कम्युनिकेशन कैन नॉट सक्सीड विथ ओनली साइंस और ओनली आर्ट। कोई बिज़नेस कम्युनिकेशन है वो सिर्फ़ विज्ञान से या फिर सिर्फ़ आर्ट से सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसके लिए दोनों का बैलेंस में होना बहुत आवश्यक है। मीन्स कि बिज़नेस कम्युनिकेशन क्या है? एक साइंस भी है और आर्ट भी है और इन दोनों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है बिज़नेस कम्युनिकेशन में। सब कम्युनिकेशन, संचार के प्रकार, फॉर्मल, औपचारिक, इनफॉर्मल, अनौपचारिक, वर्बल, मौखिक या फिर नॉन वर्बल, गैर मौखिक। तो ये 4 टाइप यहाँ पे दिए गए हैं। चारों टाइप्स को हम यहाँ पे देखते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? औपचारिक संचार। ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड कम्युनिकेशन चैनल, ये कैसा होता है? ये आधिकारिक चैनल होता है, नियमबद्ध होता है। इसमें मतलब कि जो ऑफिशियल होते हैं, वो ही इसको यूज़ करते हैं। ऑफिशियली जो बात की जा रही है, उसको क्या बोलेंगे? हम फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलेंगे। ये कैसा होता है? अपवार्ड कम्युनिकेशन होता है। मीन्स कि ऊपर से नीचे की ओर चलता है। जो अधिकारी होते हैं, ऑफिशियल होते हैं, बड़े-बड़े अधिकारी होते हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट को, सहायक को मैसेज करते हैं, वो सहायक वाले नीचे वाले को करते हैं, फिर नीचे वाले को करते हैं। इस टाइप से जो मैसेज चलता है, उसको क्या बोलेंगे? अपवार्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे। फिर डाउनवार्ड कम्युनिकेशन भी होता है इसमें, मीन्स कि जो सहायक होते हैं या जो वर्कर होते हैं, एम्प्लॉयी होते हैं, वो अपने ऊपर वाले अधिकारी को, फिर वो ऊपर वाले अधिकारी को, फिर वो ऊपर वाले अधिकारी को मैसेज करता है। तो वहाँ भी ये होता है। फिर हॉरिज़ॉन्टल, मीन्स कि जो बराबर वाले होते हैं, वो भी अपने आपस में मैसेज करते हैं, तो उसको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में। सिंपल सा जो है कि जो ऐसा मैसेज, ऐसा इन्फॉर्मेशन शेयर करना जो कि फॉर्मल हो, औपचारिक हो, जो अप्रूव्ड हो, आधिकारिक हो और एक नियम से किया जाता हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी बात कर रहा है, कोई भी फैला रहा है, कोई इधर, कोई इधर, ऐसे नहीं है। कोई एक उसका एक प्रोसेस होता है, उसका एक प्रक्रिया होगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे? हम फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलेंगे। फॉर्मल जहाँ पे पूरी प्रोसेस फॉलो की जाती है। इसके एडवांटेज क्या है? ऑफिशियल रिकॉर्ड, क्लैरिटी, तो इसका आधिकारिक रिकॉर्ड होता है, क्लियर होता है ये। पर इसकी हानि क्या-क्या है? डिसएडवांटेज क्या है? ये धीमा होता है क्योंकि ऑफिशियल होता है ये, एक प्रोसेस को फॉलो करता है तो ये स्लो होता है। फिर रिजिड, कठोर होता है क्योंकि इसमें स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं इंस्ट्रक्शन को, जो भी बात की जा रही है वो स्ट्रिक्टली की जाती है, तो ये रिजिड होता है, कठोर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या फिर ग्रैपवाइन भी बोलते हैं। अनौपचारिक संचार या फिर अंगूरी लता। अंगूरी लता क्या होता है? अंगूर जैसा होता है उसमें कि कहीं कोई। अंगूरी लता क्या होता है? अंगूर जैसा कि उसमें आज
एक एक बात इस व्यक्ति ने बोली, फिर दूसरा बोलेगा, कोई ये बोलेगा, कोई वो बोलेगा। मतलब वो बात बहुत जल्दी फैलती भी है, और इसमें कोई वो नहीं होता है कि ऑफिशियल नहीं होता है। कोई भी अपना बात रख सकता है इसमें। कोई भी बात कर रहा है, अपना आपस में बात कर रहे हैं, कोई छोटा बड़ा, उसमें ये नहीं देखना है कि अधिकारी है कि वर्कर है, ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है उसमें। इसमें किस टाइप की बात की जाती है? फ्रेंडली एंड पर्सनल कम्युनिकेशन फ्लो। मीन्स कि इसमें फ्रेंडली बात की जाती है, पर्सनली बात की जाती है। ये कैसा होता है? फास्ट होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है, बहुत तेज होता है एवं फ्लेक्सिबल होता है। मीन्स कि लोग अपनी इसमें बात को ऐड ऑन कर सकते हैं, हटा सकते हैं, अपने हिसाब से इसको तोड़ मोड़ सकते हैं। हेल्प्स बिल्ड रिलेशन, ये रिश्ते बनाने में सहायक होता है। एंड बट में स्प्रेड रूमर्स, मीन्स की अफवाहें फैलाता है ज्यादातर। तो आपने कोई भी बात करी है, वो चार किसी और को शेयर कर दी उसने, फिर किसी और ने उसको शेयर कर दी, उसमें कुछ और ऐड ऑन कर दिया, तो इस टाइप से वो बात फैलती रहती है, तो ये रूमर बन जाता है, हवा बन जाती है और ज्यादा फैल जाता है ये फिर। तो ये इनफॉर्मल होता है, जिसमें कोई ऑफिशियल रूल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं। कुछ देखा नहीं जाता है कि छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है कि बड़े से छोटे की तरफ आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा है, बस बात है और वो फैल रही है। जैसे कि गप्पे मारना, गॉसिप या फिर अफवाहें, आपस में बातें करना, दोस्त आपस में बातें करते हैं, इस टाइप से। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। मौखिक संचार क्या होता है? कम्युनिकेशन यूजिंग वर्ड्स। तो ऐसा संचार जहाँ पे वर्ड्स की इंक्लूड किया जा रहा है, मीन्स की बातचीत हो रही है, कैसे हो रही है, वो मौखिक हो रही हो या फिर लिखित हो रही हो, जहाँ पे वर्ड्स का यूज किया जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? वर्बल कम्युनिकेशन बोलेंगे या फिर मौखिक संचार बोलेंगे। ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक। मीटिंग जैसे हो गया, फोन पे हो गया, आपस में सामने से खड़े होके आप बात कर रहे हो, इंटरव्यू हो गया, ये सभी क्या होंगे? ओरल कम्युनिकेशन होगा। और ओरल कम्युनिकेशन किसका टाइप होता है? वर्बल का। नेक्स्ट रिटन कम्युनिकेशन। आपने लेटर लिखा किसी को, एप्लीकेशन लिखा, ईमेल लिखा, तो ये सभी क्या हो गया? रिटन कम्युनिकेशन। और ये भी क्या होगा? वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार बोला जाता है इसको भी। तो जहां भी वर्ड्स का यूज हो रहा है, चाहे वो लिखित में हो चाहे वो मौखिक हो, क्या होगा? वो वर्बल कम्युनिकेशन या फिर मौखिक संचार उसको हम कहेंगे। इसके फायदे क्या है, इसके लाभ क्या है? क्विक फीडबैक, मीन्स कि आप सामने से किसी से बात कर रहे हो तो उसका तुरंत ही आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, क्विक फीडबैक रहता है। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है इसकी? मिस इंटरप्रिटेशन पॉसिबल, मीन्स कि आपने किसी को कुछ बात बोली और उसने उसको समझ नहीं पाया, उसने उसका कुछ और अर्थ निकाल लिया, ठीक है? तो ये गलत व्याख्या हो गई। या फिर आपने किसी को लेटर लिख के भेजा, बट उसने आपने जो बात लिखी थी उसको उसने प्रॉपर्ली समझ नहीं पाया वो, और उसने उस बात का कुछ और मतलब निकाल लिया। तो यहाँ भी गलत व्याख्या संभव हो जाती है, तो ये इसकी हानि हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गैर मौखिक संचार। ऐसा संचार जहाँ पे आप ना तो बात कर रहे हो, ना बोल रहे हो, और ना ही आप लिख के कुछ दे रहे हो। ऐसे संचार को हम क्या बोलेंगे? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलेंगे, गैर मौखिक संचार। विदाउट वर्ड्स, बाया बॉडी लैंग्वेज, मीन्स कि आप वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप बातचीत नहीं कर रहे हो, ना लिख के दे रहे हो, बिना शब्दों के बात कर रहे हो आप, इशारों से, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज से। काइनेसिक्स, क्या क्या शामिल है इसमें? काइनेसिक्स, जैसे कि गेस्चर, इशारे, फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव, प्रोक्सिमिक्स, दूरी, एंड अपीयरेंस, उपस्थिति, किसी की उपस्थिति होने से आप कुछ महसूस कर रहे हो, आई कांटेक्ट कर रहे हो, पोस्चर अपनी दिखा रहे हो। तो आप अगर इशारों में बात कर रहे हो, चेहरे के हाव भाव से एक्सप्रेशन दे रहे हो कुछ, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज से कुछ सारा कर रहे हो, तो ये सभी क्या बोलेंगे? हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है? सो रियल इमोशन, आपको इसमें व्यक्ति के रियल इमोशन क्या है, उसको सामने वाले का कैसा इमोशन है उसका वो दिखेगा। सपोर्ट वर्बल मैसेज, तो ये आप जब सामने वाले को देख के समझते हो तो वो क्या होगा, आप सर्वर वाली उसको समझ सकते हो अपने हिसाब से। नेक्स्ट इसका कंक्लूजन क्या है? ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूजेस ऑल टाइप टुगेदर फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। किसी भी बिजनेस में सभी प्रकार के कम्युनिकेशन, चाहे वो फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, सभी प्रकार के कम्युनिकेशन इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कम्युनिकेशन क्या, ये चार्ट है कैसे कम्युनिकेशन होता है। बेस्ड ऑन पार्टी, बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी, बेस्ड ऑन मीडिया, बेस्ड ऑन अदर फैक्टर्स। तो बेस्ड ऑन पार्टीज में क्या है? इंटरनल कम्युनिकेशन, आंतरिक, बिजनेस के अंदर होने वाला, बिजनेस के बाहर होने वाला। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होता है। इसमें वर्टिकल में क्या होता है? डाउनवर्ड, नीचे की ओर, अपवर्ड, ऊपर की ओर, क्रॉस या डायगोनल, तिरछा।
या फिर फॉर्मेलिटी बेस पे हम देखेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक अनौपचारिक। मीडिया की बेस पे देखेंगे हम रिटन कम्युनिकेशन, लिखित, ओरल कम्युनिकेशन, ओरल या वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर में मास कम्युनिकेशन होता है, बहुत सारे लोग जब होते हैं, जैसे कि रैली निकलती है, यहाँ पे जनसभा होती है वहां पे, तो इस टाइप से जब कम्युनिकेशन होता है उसको क्या बोलेंगे हम, मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन जब आपस में बातचीत कर रहे हैं हम, तो उसको पर्सनल बोलेंगे। और इंटरपर्सनल, जब दो तीन लोगों के बीच में आपस में बातचीत हो रही होती है, तो उसको इंटरपर्सनल बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कम्युनिकेशन एज ए टू वे प्रोसेस। दो तरफा प्रोसेस या दो मार्गी प्रक्रिया के रूप में संचार क्या है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व सेंडर, मैसेज, रिसीवर एंड फीडबैक। संचार में प्रेषक, संदेश, प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया चारों शामिल होते हैं। इट इज बेसिक एलिमेंट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ये बिजनेस कम्युनिकेशन के बेसिक एलिमेंट है। सेंडर जैसे कि एम्प्लॉय हो गया, कस्टमर, बिजनेस पर्सनल, गवर्नमेंट एजेंसी, सप्लायर। तो ये मैसेज को सेंड करेंगे, किसको करेंगे, बिजनेस इन्फॉर्मेशन क्या देंगे, ये कुछ मैसेज होगा, वो इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि लेटर हो गया, मेमो हो गया, रिपोर्ट हो गई, वो किसको देंगे हम, रिसीवर को। तो ये सेंडर हो गया, सेंडर किसको मैसेज देगा, रिसीवर को देगा। ठीक है, ये मैसेज था, रिसीवर रिसीव करेगा। और रिसीवर कौन होगा, एम्प्लॉय हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, बिजनेस पर्सन हो सकता है, कोई गवर्नमेंट हो सकती है, एजेंसी हो सकती है। ठीक है। अब जो रिसीवर होगा वो क्या करेगा, वो मैसेज को पढ़ेगा, समझेगा उसको, और फिर उसका कुछ रिस्पॉन्स देगा, क्या देगा, वो फीडबैक देगा, उसका प्रतिक्रिया देगा वो। अब वो प्रतिक्रिया किसको देगा, वो फीडबैक वो देगा सेंडर को, जो भेजने वाला होगा उसको देगा। तो सिंपल सा, आपने कोई मैसेज भेजा, उसने वो मैसेज को पढ़ा रिसीवर ने, और उसने अपना कुछ रिस्पॉन्स दिया। रिस्पॉन्स किसको दिया, उसने सेंडर को दिया। तो ये चार चीजें शामिल होती हैं, ये दो दो तरफा प्रोसेस होती है। सेंडर भी इन्वॉल्व होता है इसमें, और आपका रिसीवर भी इन्वॉल्व होता है। तो दो तरफा प्रोसेस होती है, दोनों लोग इन्वॉल्व होते हैं और दोनों लोग इसमें कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वाई इट इज टू वे। इसको दो तरफा क्यों बोलते हैं। तो मीनिंग इज क्रिएटेड ओनली व्हेन रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज। कोई मैसेज तभी बनता है जब उसका जो रिसीवर होगा वो उसको प्रॉपर्ली समझ लेता है कि इसका मैसेज है क्या, एक्चुअली ये बात क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फीडबैक कंफर्म द करेक्टनेस। मीन्स कि अगर जो रिसीवर होता है वो अपना फीडबैक दे रहा है, तभी तो सेंटर को पता चलेगा कि इसको मैसेज रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। आप किसी को मैसेज करते हो, उसने मैसेज आपका समझा कि नहीं समझा, देखा कि नहीं देखा, जब तक कैसे आप जानोगे, जब तक वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा तब तक, तभी तक आप नहीं जान पाओगे उसने आपका मैसेज समझा कि नहीं समझा। तो वही है कि आपको वो फीडबैक बोलेंगे, जब आप रिस्पॉन्स दे रहे हो उसको क्या बोलेंगे, फीडबैक बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बिल्ड ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन इन बिजनेस। तो ये क्या करता है, व्यापार में विश्वास और सहयोग निर्माण करता है। अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी से बचाता है। मीन्स कि जब आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो सामने वाले को पता होगा कि आपने क्या मैसेज किया था और उसने क्या उसको समझा, प्रॉपरली उसको समझ पाया या नहीं समझ पाया। अगर उसने नहीं समझ पाया तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। तो फीडबैक दिया उसने, तो आप समझ गए जिसने प्रॉपरली जो आपने बात कही थी वो समझ पाई या नहीं समझ पाई। तो इससे क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। जैसे एग्जांपल में दिया है, सेंडर ने मैसेज किया, डिलीवर ऑर्डर टुडे, आज ऑर्डर करना, डिलीवर करना है। तो रिसीवर ने क्या रिप्लाई दिया, डिलीवर्ड सक्सेसफुली, जो ऑर्डर था वो डिलीवर हो गया। तो ये क्या था, फीडबैक था। ये सेंडर ने मैसेज भेजा किसको, रिसीवर को, और ये रिसीवर ने किसको भेजा, सेंडर को। दिस फीडबैक कंप्लीट्स कम्युनिकेशन। यही प्रतिक्रिया संचार को पूर्ण बनाती है। इट इफ फीडबैक इज मिसिंग, कम्युनिकेशन इज वन साइडेड एंड इनकम्प्लीट। अगर कम्युनिकेशन में फीडबैक नहीं है, तो ये कम्युनिकेशन कैसा होगा, वन साइडेड होगा, एक तरफा होगा और अधूरा होगा। कम्युनिकेशन प्रोसेस, संचार प्रक्रिया। कम्युनिकेशन प्रोसेस इज द सीरीज ऑफ स्टेप्स थ्रू विच इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन टू पर्सन। संचार प्रक्रिया वे चरण है जिनसे होकर सूचना एक दूसरे से तक पहुंचती है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या क्या शामिल होता है, एक सेंडर होता है, प्रेषक बोल के जिसको भेजने वाला, या बोल सकते हैं कि एक मैसेज भेजने वाला हो गया। फिर एक आइडिया होगा या फिर कोई मैसेज होगा, भेजने वाला क्या भेजेगा, मैसेज को भेजेगा। कैसे भेजेगा, वो लिख के भेजेगा, इनकोडिंग कूट रूप में, मतलब उसकी कुछ ना कुछ लैंग्वेज होगी, उसके माध्यम से वो भेजेगा। फिर एक माध्यम होगा कि वो किस तरीके से भेज रहा है, उसको माध्यम बोलेंगे कि किस तरीके से भेज रहा है, क्या माध्यम है भेजने का। तो अभी तक ये क्या था, सेंडर के साथ तरफ से था ये। अब आ गया हमारा रिसीवर। मैसेज था, एक सेंडर था, उसने मैसेज भेजा, उसने कुछ लिख के भेजा मैसेज अपनी भाषा में, और एक माध्यम से भेजा,
मीडियम था बीच में, चैनल था, उसके माध्यम से भेजा। अब इसको कौन रिसीव करेगा? प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता रिसीवर होगा, वो मैसेज को प्राप्त करेगा और उसको वो समझेगा, डिकोड करेगा, उसको कुछ ना कुछ उसका रिस्पॉन्स निकालेगा, हल निकालेगा, फिर इसके वो रिस्पॉन्स देगा। रिस्पॉन्स किसको देगा? वो सेंडर को देगा। एंड बीच में क्या आ जाता है? नॉइज आ सकती है बीच में। जैसे कि ए मैनेजर राइट एन ईमेल फॉर मीटिंग, एम्प्लॉय रीड, अटेंड मीटिंग एंड फीडबैक दिया। जैसे एक मैनेजर ने ईमेल लिखा मीटिंग के लिए अपने एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय ने उसको पढ़ा, उसने मीटिंग को अटेंड किया और अपना इसको रिस्पॉन्स दिया। तो ये क्या होगी? एक प्रोसेस हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा, चाहे वो कुछ इसके टाइप्स आ जाए बीच में से या फिर पूरा क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाए, पर ये क्वेश्चन 100% रखा मिलेगा आपको। कम्युनिकेशन के बैरियर क्या होते हैं, बाधाएं क्या होती हैं? तो सीधा सिंपल सा मतलब ये है कि संचार को जो बाधित करते हैं, ऐसे फैक्टर, ऐसे तत्व जो कम्युनिकेशन को बाधित करते हैं, ब्लॉक करते हैं, बाधा बनते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? बैरियर बोलेंगे। एनी फैक्टर दैट ब्लॉक्स और डिसऑर्ट मैसेज अंडरस्टैंडिंग इज ए बैरियर। टाइप्स क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं? तो पहला प्रकार है इसका फिजिकल बैरियर, भौतिक बाधा। भौतिक बाधा में क्या आते हैं? नॉइज। नॉइज मतलब कि शोर, शोर शराबा, बीच में आप बातचीत कर रहे थे, बीच में शोर शराबा आ गया। डिस्टेंस, दूरी, आप बात कर रहे थे, कोई दूसरी पर्सन बहुत दूर खड़ा हुआ है तो आवाज नहीं आ रही है सही से प्रॉपरली। नेक्स्ट है नेटवर्क फेलियर। आप किसी से फोन पे बात कर रहे थे, नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहा है तो आवाज प्रॉपरली नहीं आएगी। तो ये सभी क्या है? फिजिकल बैरियर है। नेक्स्ट है लैंग्वेज बैरियर, भाषा, भाषाई बाधा। मीन्स कि आप किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हो, उसको इंग्लिश नहीं आ रही है तो आप उसकी भाषा को नहीं समझ पा रहे हो, तो ये क्या होगा? भाषा बैरियर होगा। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टर्म होंगे एंड डिफरेंट एसेंट, मतलब अलग अलग जगह लोग हैं, दूसरी भाषा बोलने वाला कोई व्यक्ति है तो आपको उसकी भाषा समझ में नहीं आएगी, तो ये क्या होगा? लैंग्वेज बैरियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर, मानसिक बाधा। जैसे किसी को स्ट्रेस है, फियर है, डर है, एटीट्यूड है उसमें, या फिर लो मोरल है, तो वो आपकी बात को प्रॉपर्ली नहीं समझ पा रहा है, मतलब नहीं निकाल पा रहा है वो, तो यहाँ भी साइकोलॉजिकल बैरियर आ जाते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, संस्थागत या संगठनात्मक बाधाएं। जैसे कि कहीं की रूल्स रूल्स कठिन होते हैं, टफ होते हैं रूल्स, वहाँ के स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, और वहाँ पे लॉन्ग हायरार्की, मतलब कि बहुत लंबी आप अपनी बात रखना चाहते हो तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बीच में इन्वॉल्व होते हैं, तो आप अपनी बात वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे हो, तो लॉन्ग हायरार्की होती है, तो ये भी उसको बैरियर बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कल्चरल बैरियर, सांस्कृतिक बाधाएं। सांस्कृतिक बाधाएं में क्या आती हैं कि अलग अलग मतों को मानने वाले लोग होते हैं, विश्वास के अलग अलग लोग होते हैं, उनके ड्रेस कोड अलग अलग होते हैं, उनके हाव भाव अलग अलग होते हैं, हर जगह के लोगों के हाव भाव अलग अलग होते हैं, उनकी मान्यताएं अलग अलग होती हैं, उनकी वेशभूषा अलग अलग होती है, तो ये भी बैरियर बन जाता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल बैरियर, यांत्रिक। टेक्निकल एरर आ जाती है, जैसे कि आप माइक से बात कर रहे हो, फोन से बात कर रहे हो तो फेलियर हो जाता है। एक होता है सिमेंटिक बैरियर, वो भी भाषा के लिए माना जाता है, लैंग्वेज में या फिर उसकी जो गेस्चर वगैरह है उसमें डिफिकल्ट हो जाती है अंडरस्टैंड करने में। तो ये क्या है? कस्टमर कॉल्स, जैसे एग्जांपल में क्या है? कस्टमर ने कॉल किया बट पुअर नेटवर्क, कमजोर नेटवर्क की वजह से आपने उसकी बात को समझ नहीं पाए, इससे क्या होगा? कंप्लेंट खड़ी जाएगी। तो ये क्या है? बैरियर थे ये कम्युनिकेशन के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू ओवरकम बैरियर्स, बाधाओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो कैसे दूर कर सकते हैं? यूज सिंपल लैंग्वेज, हम आसान भाषा को प्रयोग करेंगे। दूसरा है प्रोवाइड क्लैरिटी एंड प्रॉपर टोन, हम स्पष्ट और प्रॉपरली अच्छे से बात करेंगे। नेक्स्ट है एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस, हम अच्छे से उसकी बात को सुनेंगे, प्रॉपरली जो भी बात कम्युनिकेशन हो रहा है उसको हम प्रॉपरली सुनेंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग हम लेंगे, प्रशिक्षण लेंगे हम। इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी डिवाइसेज, जो भी फोन वगैरह है, कॉल्स है, आईटी डिवाइसेज, माइक वगैरह है, उनको हम प्रॉपरली सही करेंगे। रिड्यूस हायरार्किकल लेयर्स, जो पदानुक्रमित है, मीन्स के जो एक कहीं ये अधिकारी हो गया, फिर बीच में सुपरवाइजर हो गया, कहीं कोई बीच में जो होते हैं, तो उनको हम कम करेंगे, जिससे कि जो एम्प्लॉय होगा वो अपनी बात को प्रॉपरली सामने रख सकते हैं अपनी।
नेक्स्ट एनकरेज फीडबैक कल्चर, फीडबैक संस्कृति को हम बढ़ावा देंगे, मीन्स कि लोगों को ज्यादा प्रोत्साहित करेंगे कि आप अपनी बात को उसका रिस्पॉन्स दें, फीडबैक दें उस चीज का। तो कंक्लूजन क्या है इसका, रिमूविंग बैरियर्स, बेटर प्रोडक्टिविटी एंड गुड रिलेशनशिप। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 7C क्या है कम्युनिकेशन के? 7C इंश्योर मैसेज बिकम क्लियर, कंप्लीट एंड प्रोफेशनल। तो ये प्रिंसिपल है कम्युनिकेशन के, क्या क्या है? पहला है आपका क्लियर, मीन्स कि आप अपनी बात को क्लियरली बोलो, जो भी मैसेज है उसको क्लियर होना चाहिए, मैसेज क्लियर होना चाहिए। क्या मतलब? नो कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मीटिंग एट 11 AM शार्प, यहाँ पे क्लियर बात हो रही है, कोई घुमाव फिराव बात नहीं है, पूरी एग्जैक्ट बात हो रही है कि मीटिंग है 11 बजे पे, करेक्ट। दूसरा है कॉन्साइज, मीन्स की संक्षिप्त होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, बात अपनी शॉर्ट हो लेकिन टू द पॉइंट हो और अंडरस्टैंडेबल हो, पूरी हो लेकिन शॉर्ट हो लेकिन पूरी हो, फालतू के एक्स्ट्रा वर्ड नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है करेक्ट, सही हो, कोई भी गलती उसमें ना हो, शुद्धि हो, पूरी करेक्ट फैक्ट्स हो, जो भी बात कर रहे हो। कंप्लीट, मीन्स की जो भी बात हो रही है, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, उसमें सारी जो चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट, जो भी बात पूरी होती है, जो बात को अपनी को पूर्ण करे, जो मैसेज को कंप्लीट करे, वो सारी चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट, ठोस होनी चाहिए, मीन्स की इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए, फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब उसमें थोड़ा डिटेल होनी चाहिए। नेक्स्ट है कोट से, मीन्स की आप विनम्र भाषा होनी चाहिए, उसकी जो भाषा जो है, जो बात कर रहे हो भाषा है, तो वो विनम्र होनी चाहिए, जैसे कि प्लीज या थैंक यू वर्ड्स का इस्तेमाल वहां पे होना चाहिए। नेक्स्ट है कंसिडरेशन, रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू, सहानुभूति होनी चाहिए वहां पे, रिस्पेक्ट की फीलिंग होनी चाहिए, फीलिंग्स की उसमें रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ये सभी 7C थे, इनको आप डिटेल में लिख के आ सकते हो, हेडिंग बना के पॉइंट टू पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं वाई 7C आर इम्पोर्टेंट। 7C इंपॉर्टेंट क्यों है? बिल्ड गुडविल, सद्भावना बनाते हैं, रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियों को दूर करते हैं, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन का व्यवसायिक संचार देते हैं, प्रोफेशनल लोग देते हैं, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में हेल्प करते हैं, एंड एनहांस कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं। तो 7C डेली एग्जाम्पल में क्या है? ईमेल भेजा क्लाइंट ने, ईमेल टू क्लाइंट, एक क्लाइंट को आपने ईमेल भेजा, डियर सर प्लीज फाइंड अटैच्ड इनवॉइस, तो यहाँ पे प्लीज डियर सर का भी इस्तेमाल हो रहा है, प्लीज का भी इस्तेमाल हो रहा है, पेमेंट ड्यू 10 दिसंबर, थैंक यू का भी इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे पोलाइट भाषा हो रही है, कौन सा है, एकदम शॉर्ट में मैसेज है और प्रॉपर पूरा है। यहाँ पे इनवॉइस की बात हो रही है और पेमेंट की भी बात हो रही है प्रॉपरली, मतलब कि उसने अपनी बात को शुद्ध, प्रॉपरली, विथ विनम्रता के साथ में उसने अपनी पूरी बात कह दी यहाँ पे। जिसका वर्क क्लैरिटी, कोर्सी, करेक्टनेस एंड कॉन्साइजनेस। तो 7C क्या है? बिजनेस को परफेक्ट बनाने के लिए, परफेक्टली रन करने के लिए 7C बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गैर मौखिक संचार क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? ऐसा संचार जो हम बोल के या लिख के नहीं करते हैं, सिंपल सा नॉन वर्बल, जहाँ पे हम शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं, गैर शाब्दिक या गैर मौखिक बोलते हैं उसको, जहाँ पे हम शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं, ना लिख के करते हैं ना बोल के करते हैं। तो फिर हम कम्युनिकेशन कैसे करेंगे जब हम बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं? तो हम करेंगे कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ शारीरिक संकेत, फिजिकल इशारे करेंगे हम, भाव भंगिमा अपने एक्सप्रेशंस की मदद से, इमोशंस की मदद से, इशारों से कर सकते हैं, एक्सप्रेशन से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने चेहरे से एक्सप्रेशन दिखा के, अपनी वॉइस को अप डाउन करके, पिच को, टोन को चेंज करके, इशारों में बात करके जो कम्युनिकेशन करते हैं हम, उसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रिफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज विदाउट यूजिंग स्पोकन और रिटन वर्ड, इट एक्सप्रेस रियल फीलिंग बेटर देन वर्ड्स। इसमें क्या होता है कि रियल फीलिंग एक्सप्रेस होती है, जिस शब्दों से अच्छे से होते हैं, मतलब कि जहाँ पे शब्दों में क्या होता है कि आप झूठ बोल सकते हो, बट एक्सप्रेशन जो होंगे आपके वो रियल होते हैं। टाइप्स देखें हम इसके, काइंड 6, बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा क्या है, गेस्चर है, पोस्चर है, फेशियल एक्सप्रेशन है, सारे मुद्रा, चेहरे के भाव, जैसे कि आप स्माइल कर रहे हो,
ठीक है। सेकंड है हमारा प्रॉक्सिमिक्स, दूरी, पर्सनल सोशल एंड पब्लिक डिस्टेंस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, बातचीत के दौरान आप कितनी दूर खड़े होकर बात कर रहे हो किसी से, तो ये भी आपका एक वो करता है कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट है हमारा पैरा लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट है बहुत, वॉइस वेरिएशन, स्वर में बदलाव, कि आप बात करते हुए अपनी आवाज को कैसे चेंज कर रहे हो, कहीं पे आपको गुस्सा आता है तो आप तेज बोलते हो, वैसे आप नॉर्मली बात कर रहे हो, आपकी टोन कहाँ पे चेंज हो रही है, पिच कहाँ पे चेंज हो रही है, कहाँ पे आप विनम्र बोल रहे हो, कहाँ पे आप एंग्री होके बोल रहे हो, तो ये चीज क्या है, पैरा लैंग्वेज। नेक्स्ट है आई कॉन्टेक्ट, आप बात करते हुए आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आई कांटेक्ट मेंटेन करना क्या दिखाता है, आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है और आपका इंटरेस्ट दिखाता है कि हाँ आप बात जो आप सुन रहे हो किसी की बात उसमें आप इच्छुक हो। नेक्स्ट हैप्टिक, किसी को आप टच कर रहे हो, हैंडशेक कर रहे हो, किसी की पीठ थपथपा रहे हो, तो ये भी एक कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है अपीयरेंस, कि आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, कैसे आप शो कर रहे हो अपने आप को, ठीक है, वो भी एक कम्युनिकेशन दिखाता है, एक बेटर पॉजिटिव रिजल्ट आता है। नेक्स्ट साइलेंस, साइलेंस भी कम्युनिकेशन की तरह काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि ये देखो फोटो में काइनेसिक्स दिया गया है, बॉडी मूवमेंट है, बिहेवियर है, आई कांटेक्ट है, हमारा स्पेस के पे खड़े होकर हम कर रहे हैं, पैरा लैंग्वेज है, टोन कैसी होनी चाहिए, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होना चाहिए, स्माइल कर रहे हैं, रो रहे हैं, ठीक है, चेहरे चेहरे की भाव भंगिमा कैसी है हमारी, हैंडशेक कर रहे हैं हैप्टिक में, ठीक है, पीठ थपथपा रहे हैं या फिर कपड़े वगैरह पहन रहे हैं कैसे किस टाइप से। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, मैथ क्या है इसकी, सपोर्ट्स एंड इनहांस वर्बल कम्युनिकेशन, ये क्या करता है, वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है और इनहांस करता है। बिल्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को ट्रस्ट को बिल्ड करता है। हेल्प्स इन इंटरव्यू, मीटिंग एंड प्रेजेंटेशन, साक्षात्कार बैठकों और प्रस्तुतियों में मदद करता है। रिवील ट्रू इमोशन, सच्ची जो भावनाएं होती हैं उनको प्रकट करता है, आप झूठ नहीं बोल सकते हो उसमें, जो आपके इमोशन होते हैं वो रियल होते हैं। वर्ड्स में अगर बात कर रहे हो, आप लिख के बात कर रहे हो, आप बोल के बात कर रहे हो, तो आप झूठ बोल सकते हो। गैर मौखिक संचार व्यावसायिक संचार का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि कार्रवाई शब्दों की तुलना में जरूर से बोलती है, इनसे आप जो सारे होते हैं वो ज्यादा रियल होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर क्या होता है, मीनिंग क्या है इसका, स्ट्रक्चर क्या है, तो व्यवसायिक पत्र क्या होते हैं। बिजनेस लेटर इज रिटर्न मैसेज यूज्ड फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन इन बिजनेस सच एज ऑर्डर, इंक्वायरी और कंप्लेंट्स। तो बिजनेस में जो भी पत्र लिखे जा रहे हैं आधिकारिक यूज के लिए, जिनमें कि शामिल होते हैं हमारे ऑर्डर्स, किसी को आप कोई सामान का ऑर्डर दे रहे हो, इंक्वायरी कुछ पूछताछ कर रहे हो कि सामान के बारे में कुछ पूछताछ कर रहे हो, किसी का भाव पूछ रहे हो, आप रेट पूछ रहे हो, कोटेशन ले रहे हो किसी से, या फिर आप किसी की शिकायत कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप शिकायत कर रहे हो, तो वो क्या सब क्या होगा, बिजनेस लेटर बोला जाएगा उसको। इसकी आवश्यकता क्यों होती है, परमानेंट रिटर्न रिकॉर्ड रखने के लिए, लीगल प्रूफ के लिए, क्विक कम्युनिकेशन विथ कस्टमर सप्लायर एंड प्रोफेशनली रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन संस्था है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि इसके स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका क्या क्या इसमें होता है, एक फॉर्मेट क्या होता है प्रॉपरली, एक रिपोर्ट जो होती है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सॉरी रिपोर्ट नहीं, बिजनेस की जो लेटर होता है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होता है उसका, क्या क्या फॉर्मेट होता है उसका। सबसे पहले उसमें होता है लेटर हेड, मीन्स की आपका जो बिजनेस है उसका नाम लिखा होगा ऊपर या लोगो होगा ऊपर, फिर सेंटर का एड्रेस होगा वहीं पे, लोगो के अलावा आपका सेंटर का जो आप भेज रहे हो उसको आपका एड्रेस होगा वहाँ पे, डेट मेंशन होगी, फिर आपका एड्रेस रिसीवर का, जो रिसीवर होगा जिसके पास आप भेज रहे हो उसका आप एड्रेस मेंशन करोगे, फिर सब्जेक्ट की लाइन होगी कि सब्जेक्ट किस बारे में ये लेटर लिखा जा रहा है, फिर सैल्यूटेशन होगा, डियर सर डियर मैम, ठीक है। इसके बाद जो मेन लेटर होगा आपका जिस बारे में आप बात कर रहे हो वो सब लिखा होगा, पैराग्राफ में होगा, मेन मैसेज होगा, फिर उसका क्लोजिंग पैराग्राफ होगा, फिर आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखोगे और फेथफुली वगैरह लिखोगे। इसके बाद आप सिग्नेचर करोगे, मोहर लगाओगे, नेम लिखोगे और पदनाम भी लिखोगे उसमें कि आप किस पद पे काम कर रहे हो। फिर उसमें अगर कोई अटैचमेंट है, अगर अगर कोई डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हो उसमें साथ में, तो वो अटैचमेंट भी लिखोगे वहां पे। तो ये सभी क्या है, एक लेटर, एक बिजनेस लेटर के पार्ट है ये, फॉर्मेट है ये, ठीक है। क्वालिटी क्या क्या होती है, क्लियर होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, विनम्र, सही होना चाहिए, करेक्ट बिजनेस टोन में होना चाहिए, एंड शॉर्ट होना चाहिए लेकिन पूरा होना चाहिए कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के बिजनेस लेटर होते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं इंक्वायरी लेटर, इंक्वायरी लेटर मतलब कि पूछताछ पत्र। आप अगर किसी से प्राइस पूछने के लिए, कोई प्रोडक्ट है उसकी कीमत पूछने के लिए, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए आप कुछ पूछते हो, लेटर लिखते हो, तो उसको क्या क्या बोलेंगे, हम इंक्वायरी लेटर बोलेंगे उसको। सेकंड है ऑर्डर लेटर, आदेश पत्र, मीन्स कि आपने
आपको उसका प्रोडक्ट पसंद आ गया, कोई प्रोडक्ट है आपको उसको खरीदना है, तो आप उसको ऑर्डर कर रहे हो, तो आप उसके लिए ऑर्डर लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो उसके लिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्डर लेटर। नेक्स्ट है कंप्लेंट लेटर, शिकायती पत्र। मीन्स की कोई प्रोडक्ट था उसमें कुछ मिस्टेक थी, तो उसके लिए आप कंप्लेंट कर रहे हो उसको, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंप्लेंट लेटर। नेक्स्ट है सेल्स लेटर। मीन्स की आप अपने कस्टमर्स को थैंक्स लेटर भेज रहे हो, थैंक्स नोट भेज रहे हो, उनको कोई जानकारी दे रहे हो, ऑफर दे रहे हो, ठीक है, तो अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करने के लिए, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए, प्रोडक्ट के बारे में कही देने के लिए जो आप लिख रहे हो, उसको क्या बोलेंगे हम, सेल्स लेटर। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट लेटर, समायोजन पत्र। मीन्स की आपने कोई कंप्लेंट आपके पास आई थी, आपने उसको सॉल्व कर दिया, उसका सॉल्यूशन कर दिया आपने, तो उस सॉल्यूशन के साथ में आप कोई लेटर लिख के दे रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एडजस्टमेंट लेटर। नेक्स्ट है अपोलॉजी लेटर, किसी से आप क्षमा मांग रहे हो, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, अपोलॉजी लेटर। नेक्स्ट है सर्कुलर लेटर, यानी कि गस्ती पत्र या परिपत्र। जब आप अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को साथ शेयर करना चाहते हो, जैसे आपने कोई अपने बिजनेस का स्थान चेंज कर लिया, जगह चेंज करी है आपने, या फिर आपने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो उसके बाद में कहा सभी को देना है, तो आप फिर क्या लेटर इशू करोगे, सर्कुलर लेटर लिखोगे, फिर उसको बोलेंगे हम परिपत्र या फिर गस्ती पत्र। लास्ट है हमारा बैंक लेटर। जो बैंक से लेटर भेजे जाते हैं, बैंक के लिए लेटर लिखे जाते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, बैंक लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, रिपोर्ट राइटिंग। व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग? रिपोर्ट लेखन क्या है, इसके अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, ये क्यों आवश्यक है? तो रिपोर्ट इज ए सिस्टमैटिक एंड फैक्चुअल रिटन डॉक्यूमेंट अबाउट ए बिजनेस इवेंट, प्रोजेक्ट और इन्वेस्टिगेशन। रिपोर्ट किसी घटना, परियोजना या जांच का तथ्यात्मक और व्यवस्थित लिखित विवरण है। मतलब कोई प्रोजेक्ट था, कोई भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो उसको आप फैक्टफुल और सिस्टमैटिक वे में लिख के दे रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिपोर्ट बोलेंगे। टाइप्स क्या होते हैं, ये फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल भी होती है, ठीक है, तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप में होती है रिपोर्ट। इसके अलावा सॉरी, शॉर्ट एंड लॉन्ग रिपोर्ट होती है, शॉर्ट भी होती है, जब कम शब्दों में लिखी जाने वाली और ज्यादा शब्दों में लिखी जाने वाली रिपोर्ट होती है। टेक्निकल रिपोर्ट होती है, साइंटिफिक रिसर्च रिपोर्ट होती है, तकनीकी रिपोर्ट बोलते हैं जिसको। एनुअल वार्षिक रिपोर्ट होती है, प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है, एंड व्यवहार्यता रिपोर्ट या सर्वे रिपोर्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एसेंशियल ऑफ ए गुड रिपोर्ट। एक अच्छी रिपोर्ट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? ये फैक्टफुल होती है, तथ्यपूर्ण होती है, पर्सनल डाटा नहीं होता है इसमें, पर्सनल ओपिनियन कुछ नहीं होता है, जो फैक्ट्स हैं वही पे उन्हीं पे बात होती है, फैक्ट्स पे। कोई पर्सनल ओपिनियन आप खुद से कोई ओपिनियन नहीं देते हो उसमें। ये क्लियर होती है, स्पष्ट होती है, एंड सिंपल लैंग्वेज में होती है, स्पष्ट लैंग्वेज में होती है, ऑब्जेक्टिव एंड न्यूट्रल, उद्देश्यपूर्ण होती है, और पक्षपात वगैरह नहीं होता है इसमें। प्रॉपर फॉर्मेट एंड हेडिंग, जो इसका प्रारूप है वो प्रॉपरली होता है, जो भी प्रारूप है इसका फॉर्मेट उसमें होती है ये, एंड प्रॉपरली हेडिंग होती है, लॉजिकल सीक्वेंस में होती है। ऐसा नहीं है कि कोई बात लास्ट की बात थी वो पहले लिख दी और पहले की बात लास्ट में, ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रॉपरली सीक्वेंस में लिखी जाती है ये। कॉन्साइज होती है, मतलब संक्षिप्त होती है, शॉर्ट में होती है, लेकिन पूरी होती है, कंप्लीट होती है। अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के साथ में होती है, मीन्स की विजुअल होते हैं इसमें, चार्ट्स होते हैं, फोटो होती है, पैराग्राफ वगैरह होते हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक फॉर्मेट देख लेते हैं रिपोर्ट का। रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है, पूछ सकता है एग्जाम में कि रिपोर्ट का फॉर्मेट बनाइए, तो सबसे पहले क्या होगा, टाइटल होगा सबसे पहले ऊपर, फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स, मीन्स की उसमें क्या क्या टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या चीजें हैं अंदर, और उसके पेज किस पेज नंबर पे क्या चीजें है। फिर है एग्जीक्यूटिव समरी, समरी उसके बारे में, फिर इंट्रोडक्शन होगा, प्रस्तावना, फिर फाइंडिंग्स, उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या क्या आपने एनालाइज किया है, विश्लेषण किया है क्या क्या डेटा का, वो सब लिखा होगा। फिर डिस्कशन, उसमें चर्चा होगी, फिर एंड, फिर उसका रिजल्ट दिया गया होगा, कंक्लूजन दिया गया होगा। एंड फिर रिकमेंडेशन, कुछ रिकमेंडेशन दिए गए, सुझाव दिए गए होंगे उसकी रिपोर्ट के लिए। एंड फिर अपेंडिक्स होगा, जो भी फोटो वगैरह रहती हैं उसमें, जो भी डॉक्यूमेंट अटैच रहते हैं वो सब लिखे जाते हैं उसमें। एंड फिर रेफरेंस कि कहाँ कहाँ से ये डेटा लिया है उन्होंने, कैसे रिपोर्ट उन्होंने प्रिपेयर करी है, तो वो डेटा कहाँ से लिया है वो रेफरेंस में लिखा जाता है। ये एग्जाम्पल है एनुअल सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ ए कंपनी। नेक्स्ट देखते हैं हम, राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल क्या है, लेखन कौशल, मीनिंग क्या है इसकी, स्टेप्स क्या है इसकी। तो राइटिंग स्किल क्या है, राइटिंग स्किल मींस द एबिलिटी टू एक्सप्रेस थॉट्स क्लियरली, करेक्टली एंड इफेक्टिवली। तो अपने जो थॉट्स हैं उनको क्लियरली और सही से और इफेक्टिव पूर्ण प्रभावशाली पूर्वक लिखना, क्या बोलेंगे हम उसको, राइटिंग स्किल बोलेंगे। स्टेप्स क्या है राइटिंग स्किल के, प्लानिंग, पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम, प्लानिंग करेंगे, क्या लिखना है हमें, योजना बनाएंगे उसके बारे में, क्या लिखना है, वाट वाई क्यों लिखना है, और किसके लिए लिखना है, यू विल राइट। तो आपको क्या लिखना है, क्यों लिखना है और किसके लिए लिखना है, सबसे पहले आप इस चीज को प्लान करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखेंगे ड्राफ्टिंग, फिर आप उसको लिखेंगे। राइट द फर्स्ट वर्जन विदाउट वरिंग अबाउट एरर्स, मीन्स कि आप एक बार पहले उसको लिख लेंगे बिना गलतियों के, जो भी गलती हो रही है उनको ध्यान नहीं देंगे आप, पहले आप लिख लेंगे उसको सिंपल, फिर उसको रिवाइज करेंगे, फिर उसमें जो भी गलती हुई हैं, जो आपने पहले लिखा था उसमें जो भी गलती हुई हैं उनको चेक करेंगे, एरर को हटाएंगे और दोबारा से उसको सही से लिखेंगे उसको। फिर एडिटिंग, फिर आप भाषा जो भी उसकी लैंग्वेज होगी उसको सही करेंगे, जहाँ भी गलती होगी उसको सही करेंगे, ग्रामर मिस्टेक जो भी होगी उसको सही करेंगे, स्पेलिंग वगैरह सही करेंगे उसकी। एंड फिर लास्ट में उसको फाइनल एंड प्रेजेंट उसको सबसे लास्ट में फाइनल रूप देंगे, अंतिम रूप देंगे उसको, और फिर बाद में उसको प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव राइटिंग। गाइडलाइंस क्या क्या है इफेक्टिव लिखने के? यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, तो सरल और स्पष्ट भाषा लिखें। प्रिंसिपल जो होते हैं राइटिंग के 7C उनको फॉलो करें। राइट शॉर्ट सेंटेंस एंड पैराग्राफ, छोटे छोटे सेंटेंस लिखें और छोटे छोटे पैराग्राफ लिखें। सुटेबल टोन का यूज करें, पोलाइट भाषा का यूज करें, प्रोफेशनल भाषा का उपयोग करें। प्रोवाइड लॉजिकल ऑर्डर एंड हेडिंग्स, जो तार्किक क्रम होता है वही उसी क्रम में रखें। रिव्यू बिफोर सेंडिंग, एक बार चेक कर लें, सेंडिंग भेजने से पहले एक बार उसको चेक कर लें, खुद से पढ़ लें उसको कैसे क्या बनाया है आपने। अवॉइड ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक से बचें। तो ये सब क्या थी, गाइडलाइंस थी एक इफेक्टिव राइटिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ईमेल कम्युनिकेशन, या फिर ईमेल क्या है, इसकी मेरिट क्या है, मीनिंग और डिमेरिट क्या है। ईमेल क्या है? ईमेल इज ए मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर थ्रू इंटरनेट। ईमेल इंटरनेट के माध्यम से किया जाने वाला आधुनिक लिखित संचार है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसके माध्यम से हम बातचीत करते हैं। ईमेल के माध्यम से एक लेटर भेजते हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन कर सकते हैं हम। इसके फायदे क्या है? फास्ट एंड टाइम सेविंग, ये बहुत फास्ट होता है, तेज होता है और टाइम बचाता है हमारा। लो कॉस्ट, इसमें लागत बहुत कम आती है। इजी रिकॉर्ड स्टोरेज, ये सेव हो जाता है तो ये रिकॉर्ड रखने में भी आसान है। ग्लोबल कम्युनिकेशन, हम पूरे विश्व में कहीं भी ईमेल भेज सकते हैं, किसी भी देश में कोई कहीं भी हो हम उसको ईमेल कर सकते हैं। कैन अटैच फाइल, इमेज, डॉक्यूमेंट, वीडियोस, हम इसके साथ में फाइल को, इमेज को, डॉक्यूमेंट को, वीडियो को अटैच कर सकते हैं। अप टू 25 MB तक हम अटैच कर सकते हैं, 25 MB तक हम इसमें फाइल अटैच कर सकते हैं। इको फ्रेंडली होता है क्योंकि इसमें पेपर का यूज नहीं होता है, सारा कुछ ऑनलाइन होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हानियां क्या है? डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, ये इंटरनेट पे डिपेंड करता है, जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन होगा वहीं पे इसको हम यूज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी होगा तभी हम यूज कर पाएंगे, अन्यथा हम इसका यूज नहीं कर पाएंगे। चांस ऑफ हैकिंग, वायरस अटैक, हैकिंग का चांस रहता है, वायरस अटैक होने का चांस रहता है। ओवरलोडेड इनबॉक्स कॉज डिले, बहुत ज्यादा ईमेल हो जाएंगे, जब आपके इनबॉक्स में बहुत ज्यादा ईमेल भर जाएंगे तो फिर ईमेल आने में दिक्कत होती है, डिले होता है। मिस इंटरप्रिटेशन पॉसिबल, नो बॉडी लैंग्वेज, इसमें कुछ खास लैंग्वेज नहीं होती, ज्यादातर लैंग्वेज डिटेल में नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसको व्याख्या करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। स्पैम एंड फिशिंग थ्रेट्स, स्पैम हो सकता है ईमेल के माध्यम से, फिशिंग हो सकता है। ईमेल इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन बिजनेस कम्युनिकेशन बट सिक्योरिटी एंड क्लैरिटी मस्ट बी इंश्योर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उपकरण है लेकिन सुरक्षा और स्पष्टता सुनिश्चित की जानी चाहिए। ओवरऑल ईमेल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस में, कंपनी में कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं उसमें ईमेल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के टाइम पे। नेक्स्ट देखते हैं हम, ऑफिस मेमोरेंडम, मेमो क्या होता है? इसको कार्यालय ज्ञापन भी बोलते हैं हिंदी में, या फिर मेमो बोलते हैं। ऑफिस मेमोरेंडम, मेमो इज शॉर्ट रिटन मैसेज यूज्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट रूल्स, पॉलिसी एंड इंस्ट्रक्शन। तो ऑफिस मेमो क्या होता है? एक ऐसा लिखित मैसेज होता है, ऐसा संदेश होता है जिसका उपयोग एक कंपनी या बिजनेस के अंदर में निर्देश देने, नियम या सूचना देने के लिए किया जाता है। फीचर्स क्या क्या है इसके? इंटरनल कम्युनिकेशन ओनली, केवल आंतरिक संचार होता है। वेरी शॉर्ट, डायरेक्ट एंड टू द पॉइंट, बहुत छोटा होता है, सीधा होता है और टू द पॉइंट होती है, मतलब मेन बात पे लिखी रहती है। नो ग्रीटिंग, नो कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कि इसमें डियर, थैंक यू, प्लीज ऐसे शब्द नहीं होते हैं कुछ भी। क्विक डिसीजन ओरिएंटेड, तुरंत निर्णय लिए जाते हैं इसको देख के। सब्जेक्ट लाइन कंपलसरी, इसमें सब्जेक्ट लाइन होती है। ऑफिशियल सिग्नेचर रिक्वायर्ड, इसमें ऑफिशियल सिग्नेचर या फिर मोहर होना आवश्यक है। प्रोवाइड रिक्वायर्ड एंड प्रूफ ऑफ फ्यूचर, प्रूफ फॉर फ्यूचर, तो ये रिकॉर्ड प्रदान करता है और फ्यूचर के लिए प्रूफ होता है, सबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस, संगठन में संचार की भूमिका क्या है? कम्युनिकेशन इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस, संचार व्यवसाय की रीढ़ है। इट हेल्प्स इन शेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर स्मूथ फंक्शनिंग,
ये क्या करता है, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, बिजनेस के स्मूथ फंक्शनिंग के, बिजनेस के आसान फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए इसको हेल्प करता है, इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है, और ये बिजनेस की बैकबोन मानी जाती है, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। Effective communication is essential in business as it is enhance productivity, build strong relationship, facilitate decision making and drive organization success। तो कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक प्रभावशाली संचार बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह उत्पादकता को बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप करता है, संबंध होते हैं, चाहे वो एम्प्लॉय के वर्कर से हों या फिर कस्टमर से संबंध हो, वो सबको मौजूद बनाता है, और डिसीजन लेने में हेल्प करता है, और संगठन को सफलता के लिए मोटिवेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि इसके महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, योजना और सही निर्णय लेने में हेल्प करता है। करेक्ट इन्फॉर्मेशन, सही निर्णय ले लोगे आप, अगर आपको सही जानकारी मिलेगी तो योजना लेने में और डिसीजन कर लेने में बहुत ही हेल्पफुल है। कोऑर्डिनेशन एमंग डिपार्टमेंट, जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, सभी मिलके काम करते हैं इसके हेल्प से। एम्प्लॉय मोटिवेशन, जो कर्मचारी होते हैं उनको आप मोटिवेट कर सकते हो इसकी हेल्प से, ठीक है, उनका मोरल वैल्यू को इनहांस कर सकते हो या बढ़ा सकते हो। कस्टमर रिलेशनशिप, अपने ग्राहकों को आप फीडबैक ले सकते हो, उनको सेटिस्फेक्शन को लेवल को इंक्रीज कर सकते हो, अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हो। सिंपल है, अगर आपका कस्टमर खुश होगा आपसे तो वो आपके पास दोबारा आएगा और भी लोगों को बताएगा, तो इससे आपकी सेल्स ज्यादा बढ़ेगी, आपको ज्यादा फायदा होगा। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो विवाद हो जाते हैं, कोई गलतफहमी हो गई है, झगड़े हो गए हैं, तो वो कम्युनिकेशन के माध्यम से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, बातचीत करके हम उसको हल कर पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, संगठनात्मक वृद्धि, स्मूथ वर्कफ्लो, इंप्रूव इन प्रोडक्टिविटी, जो कार्य कर रहे हो आप उसमें स्मूथली वर्क करने के लिए कम्युनिकेशन की बहुत ही आवश्यक होती है। आप अगर बातचीत कर रहे हो आपस में, बातचीत करके निर्णय ले रहे हो, तो बहुत हेल्पफुल होता है। ब्रांड इमेज, ब्रांड इमेज बिल्डिंग, मीडिया और एडवर्टाइजिंग, पीआर, इंप्रूव रेपुटेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम ग्रेवाइन कम्युनिकेशन एडवर्टाइजमेंट। ग्रेवाइन कम्युनिकेशन के एडवांटेज क्या है। ग्रेवाइन कम्युनिकेशन को अंगुलिता कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ग्रेवाइन कम्युनिकेशन रेफर्स टू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एमंग एम्प्लॉय विदाउट ऑफिशियल चैनल। तो ग्रेवाइन क्या है, एक इन्फॉर्मेशन, सॉरी, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, जो कि जो एम्प्लॉय होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनके बीच में आपस में, जैसे कि आप आपस में बातें कर रहे हो, फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, तो जो भी आपस में बातचीत हो रही है, गॉसिप हो रही है, फ्रेंडली टॉक हो रही है, उसको क्या बोलेंगे हम, ग्रेवाइन कम्युनिकेशन बोलेंगे। ये कैसा होता है, इसके लाभ क्या है, ये बहुत फास्ट होता है, वेरी फास्ट है, आपने इससे कही, उसने उससे कही, तो ये बहुत जल्दी बात फैलती है। इंप्रूव ह्यूमन रिलेशनशिप, जो संबंध होते हैं उनको सुधारता है। हेल्पफुल इन नोइंग एम्प्लॉय फीलिंग, आप दूसरे एम्प्लॉय की फीलिंग्स क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, उसको आप जान सकते हो। अर्ली इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉलिसी, तो नीतियों के बारे में आपको प्रारंभिक जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम डिसएडवांटेज का क्या है। तो बेस्ट, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका रूमर्स, कोई भी अफवाह होती है वो जल्दी फैल जाती है, बात वो सही हो या झूठ हो, बहुत जल्दी वो फैल जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट, गलतफहमी होती है, संघर्ष होता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। नो अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही नहीं होती है, पता नहीं किसने कौन सी बात कही थी, वो कहाँ से बात शुरू हुई, वो कहाँ पे खत्म हो रही है आके, कुछ अता पता नहीं होता है कि कहाँ से बात शुरू हुई थी, तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, जवाबदेही नहीं होती है। कैन डैमेज इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इससे संस्था की छवि को नुकसान हो सकता है। ग्रेबाइन कम्युनिकेशन कैन नॉट बी स्टॉप्ड बट शुड बी पॉजिटिवली कंट्रोल्ड, तो ग्रेबाइन कम्युनिकेशन जो होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है, गॉसिप वगैरह है, ये स्टॉप नहीं हो सकती है, रुक नहीं सकती है, बट उनको पॉजिटिवली कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीडबैक, प्रतिक्रिया क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, इसकी महत्व क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आता है, फीडबैक क्या है। तो फीडबैक इज ए रिएक्शन और रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर टू द मैसेज ऑफ द सेंडर। तो फीडबैक क्या है, एक प्रतिक्रिया है जो प्राप्तकर्ता द्वारा प्रेषक को दी जाती है, मीन्स की जो मैसेज भेजने वाला है, जो सेंडर होता है, जिसने मैसेज भेजा है, उसको आप, जो रिसीवर है वो कोई रिप्लाई कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फीडबैक करें बोलेंगे। जैसे आपको किसी ने मैसेज किया और आपने उसका रिप्लाई दिया, मैसेज आपने देख लिया उसका, तो आपने रिसीव कर लिया मैसेज उसका, बट आप उसको रिप्लाई कर रहे हो, कोई ना कोई जवाब दे रहे हो, तो वो क्या हो गया, आपका फीडबैक होगा वो, प्रतिक्रिया हिंदी में बोलते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, कंप्लीटनेस कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो जब तक फीडबैक नहीं होता है तब तक संचार की प्रक्रिया को पूरा नहीं माना जाता, मतलब कि ये
कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा करता है। इसके बिना कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी नहीं होती है। इंश्योर मैसेज वाज अंडरस्टूड करेक्टली। जब आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा तो आप समझ पाओगे कि आपको जो आपने जो मैसेज किया था वो प्रॉपरली मैसेज उसने समझा कि नहीं समझा, उस व्यक्ति ने, रिसीवर ने। तो इससे क्या होता है कि आप ये जान पाते हो कि जो आपने मैसेज किया था उसका उसने सही जवाब समझा है या नहीं समझा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। नेक्स्ट लिखते हैं हेल्प इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में हेल्प करता है। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, विश्वास बढ़ाता है, भरोसा बढ़ाता है। इंकरेज पार्टिसिपेशन, सहभागिता बढ़ाता है। मीन्स कि आप बात करो, किसी ने आपको मैसेज भेजा, उसका आप रिप्लाई दे रहे हो, फिर वो रिप्लाई दे रहा है आपको उसका कुछ, तो इससे एक पार्टिसिपेशन बढ़ता है। नेक्स्ट है रिड्यूस एरर एंड कंफ्यूजन। गलतियां कम होती हैं, कंफ्यूजन कम होती है। जैसे एग्जांपल है, मैनेजर ने पूछा डिड यू रिसीव द रिपोर्ट, आपने रिपोर्ट रिसीव करी है, क्या आपको रिपोर्ट मिली? तो जो कर्मचारी है उसने जवाब दिया यस सबमिटेड टुडे, मिल गई है, हाँ मिल गई है, मैं सबमिट करता हूँ आज। ठीक है, तो दिस कन्फर्म करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे उसको क्या हुआ कि मैनेजर को पता चल गया कि हाँ इसको रिपोर्ट मिल गई है। तो फीडबैक मेक्स कम्युनिकेशन इफेक्टिव, इंटरेक्टिव एंड मीनिंगफुल। तो फीडबैक क्या करता है, कम्युनिकेशन को, संचार को प्रभावी बनाता है, इंटरेक्टिव बनाता है और सार्थक बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है और रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, ये आ सकता है, या फिर डिफरेंस आ सकते हैं इसके कि ओरल और रिटन कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आप इसको लिख के आ सकते हो आराम से कि ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो हम मुंह से बोलते हैं, जो हम बातचीत करते हैं, सामने से बोलते हैं हम, जो स्पोकन वर्ड जो हम बातचीत कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम, ओरल कम्युनिकेशन। ये बहुत फास्ट होता है क्योंकि हम अपने आमने सामने बात कर रहे हैं, तो आप सामने बात कर रहे हैं तो सामने वाला भी रिप्लाई कुछ दे रहा है, तो हम सामने से बात कर रहे हैं या फोन पे बात कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, ओरल कम्युनिकेशन होगा। नो परमानेंट रिकॉर्ड, जब हम सामने से बात कर रहे होते हैं तो उसका रिकॉर्ड नहीं होता है कुछ भी। फीडबैक कैसा रहता है, फीडबैक तुरंत मिलता है, प्रतिक्रिया तुरंत मिलती है। जब आप आमने सामने बात कर रहे होते हैं, दो लोग सामने से बात कर रहे हैं या फोन पे बात कर रहे हैं, तो अगर आपने कुछ बात कही है तो सामने वाला उसका रिप्लाई तुरंत देगा आपको, तो तुरंत ही आपको उसका फीडबैक मिल जाएगा। कॉस्ट कैसी है, लागत कैसी है, लागत बहुत कम होती है क्योंकि आप या तो फोन पे बात कर रहे हो या फिर आप उसके सामने से बात कर रहे हो, तो लागत कम आएगी। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग होने का चांस ज्यादा रहता है क्योंकि आप बात कर रहे हो, उसने आपकी बात समझ पाई या नहीं समझ पाई, इसके चांस ज्यादा रहते हैं। कॉन्फिडेंसली, तो गोपनीयता बहुत कम होती है क्योंकि आप सामने से बात कर रहे हो, कोई और भी सुन सकता है आपकी बात को। आप देखते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है, लेखा संचार। लेखा संचार मीन्स कि आप जो लिख के बात कर रहे हो, कागज पे लिख के आप दे रहे हो, लेटर लिख के दे रहे हो आप, तो वो क्या होगा, आपका रिटर्न कम्युनिकेशन होगा। ईमेल लिख के दे रहे हो आप, ईमेल कर रहे हो, तब भी वो क्या होगा, आपका रिटर्न कम्युनिकेशन। बहुत स्लो होता है क्योंकि लिखने में और भेजने में टाइम लगता है, आप बाई पोस्ट भेज रहे हो तो बहुत टाइम लग जाता है। बट ये क्या है, रिकॉर्ड कैसा है इसका, परमानेंट प्रूफ है। रिकॉर्ड कैसा होगा इसका, परमानेंट प्रूफ, क्योंकि इसके लिए हम हमेशा इसको सेव करके रख सकते हैं। फीडबैक कैसा होता है इसका, प्रतिक्रिया इसको देर से मिलती है, मीन्स कि जब ये देर से पहुंचेगा उसके पास, रिसीवर के पास में, तो रिप्लाई भी उधर से देर से ही आएगा। कॉस्टली होता है ये, कॉस्ट इसमें ज्यादा आती है क्योंकि ये पेपर लगता है, इस पे प्रिंट लगता है, या फिर आप ईमेल करोगे तो उसमें भी इंटरनेट चाहिए होगा आपको। फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, तो इसमें कम चांस रहते हैं गलतफहमी होने के, क्योंकि इसको अगर अच्छे से आप लिखोगे, प्रॉपरली अगर आपने इसको लिखा है, तो उसमें चांस गलती होने के कम रहते हैं। गोपनीयता इजी टू मेंटेन, जब आप लिख के भेज रहे हो किसी को या ईमेल कर रहे हो तो आप पर्सनली उसी को भेज रहे हो, तो और कोई नहीं देख रहा है उसको, तो ये इजी रहता है, एक्यूरेसी इसमें मेंटेन बनी रहती है। एग्जाम्पल में, ओरल में क्या एग्जाम्पल है, जैसे मीटिंग कर रहे हो आप किसी से, फोन कॉल कर रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हो, सामने से बात कर रहे हो, ये सब क्या होंगे आपके ओरल या फिर मौखिक संचार होंगे, या फिर शाब्दिक संचार भी बोलते हैं इसको। ओरल, मौखिक या फिर शाब्दिक संचार एक ही बात है। फिर है आपका लिखित संचार, रिटन कम्युनिकेशन। इसमें क्या आ जाता है, लेटर आ जाते हैं, ईमेल आ जाते हैं, नोटिस आ जाते हैं, रिपोर्ट आ जाती है, ये सब क्या है आपके लिखित संचार है। नेक्स्ट देखते हैं हम, देख लो एक चार्ट है, ओरल कम्युनिकेशन वर्सेस रिटन कम्युनिकेशन, क्या क्या डिफरेंस है। स्पीड बहुत फास्ट होता है ओरल कम्युनिकेशन, बहुत जल्दी हो जाता है। रिटन कम्युनिकेशन बहुत स्लो होता है, देर से होता है। प्रूफ क्या है, ओरल कम्युनिकेशन में कोई रिकॉर्ड नहीं होता है और रिटन कम्युनिकेशन में परमानेंट रिकॉर्ड होता है। फॉर्मेलिटी, तो ओरल कम्युनिकेशन में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है, आप जैसे ही बात कर रहे हो वैसे बात कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता है उसमें। बट रिटन कम्युनिकेशन में फॉर्मेलिटी होती है, तो वो फॉर्मल होता है और स्ट्रक्चर्ड होता है। फीडबैक, फीडबैक कैसा रहता है, ऑल कम्युनिकेशन तुरंत मिल जाता है हमें, सामने से तुरंत डायरेक्ट फीडबैक मिल रहा है। बट रिटन कम्युनिकेशन में
देर में फीडबैक मिलता है और इनडायरेक्टली मिलता है। नेक्स्ट है टोन कैसी होती है, इमोशन कैसे होते हैं। तो ऑल कम्युनिकेशन में इमोशन ज्यादा होते हैं, ठीक है। वॉइस के थ्रू आप, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप इमोशन शो कर सकते हो, बट रिटन कम्युनिकेशन में आप कोई भी इमोशन शो नहीं कर पाते हो, ना ही आप उसमें कोई बॉडी लैंग्वेज शो कर पाते हो। बेस्ट यूज क्या है, कहाँ कहाँ यूज होते हैं? तो ऑयल कम्युनिकेशन कहाँ यूज होता है बेस्ट? क्योंकि डिसीजन लेने के लिए, तुरंत निर्णय लेने के लिए, सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने के लिए, या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए। ये कहाँ पे बात होता है? रिटन कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स डाटा कहीं पे है, ठीक है, कहीं लीगल रिकॉर्ड रखना है उसका, या फिर लार्ज ऑडियंस, बहुत ज्यादा ऑडियंस को पास भेजना है, तो इसके लिए रिटन कम्युनिकेशन बेटर रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज सीवी या रिज्यूम। सीवी को फुल फॉर्म होता है करिकुलम विटाई। सीवी या रिज्यूम क्या है? तो ई सीवी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फॉर्मेट वगैरह इसका आ सकता है कि कैसा होता है सीवी या फिर रिज्यूम। तो ये सीवी और रिज्यूम इज ए डॉक्यूमेंट दैट शोज योर क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस फॉर जॉब एप्लीकेशन। तो सीवी में क्या होता है? नौकरी के लिए शैक्षणिक योग्यता, कौशल, अनुभव का विवरण होता है। क्या क्या रहता है इसमें? फॉर्मेट क्या है इसका? पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले क्या रहता है? आपका व्यक्तिगत जानकारी, जैसे कि नाम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल जैसे ईमेल, मोबाइल नंबर हो गया, आपका पिन कोड हो गया, एड्रेस वगैरह। तो ये सब उसमें पहले, सबसे पहले रहता है। फिर रहता है आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव, कि आपके करियर का उद्देश्य क्या है, आप किस फील्ड में जॉब करना चाहते हो, उसके बारे में आपको लिखना होता है। फिर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी योग्यता क्या क्या है, शैक्षणिक योग्यता, 10 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब उसमें लिखा जाता है। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आपने कहीं पे काम किया है पहले, तो आप उसको शो कर सकते हो। इसके बाद स्किल्स, आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, क्या क्या कौशल है आपके पास, कौन कौन सी योग्यता है, कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं आता है, कौन सा डिप्लोमा ले रखा है आपने, कौन सी कम्युनिकेशन स्किल है आपके पास। इसके बाद अचीवमेंट, आपको, आपने कौन से गेम में पार्टिसिपेट किया है, कोई अचीवमेंट मिला है आपको, इस सब बारे में। या फिर नेक्स्ट आता है हॉबीज, कि आपका किस में इंटरेस्ट है, क्या क्या शौक रखते हैं आप। इसके बाद डिक्लेरेशन, घोषणा होती है उसमें कि हमारी जो जानकारी दी है वो सही है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी। फिर सिग्नेचर रहते हैं, आपके साइन रहेंगे विद डेट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका फॉर्मेट रिज्यूम का। तो जो बेसिक फॉर्मेट रहता है, नॉर्मल फॉर्मेट जो चलता है, बेसिक फॉर्मेट वो ये है हमारा। ये आपका नेम हो गया, एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल हो गई, फिर ये कैरियर ऑब्जेक्टिव हो गया, फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो गई, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें एक ही में आ जाती है वैसे तो ये। फिर इसके बाद आपकी कंप्यूटर नॉलेज हो गई, इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, एंड हॉबी वगैरह इसी में आ जाती हैं सारी, यहीं पे हॉबी लिख जाती हैं, हॉबी वगैरह जो भी होता है, अचीवमेंट वगैरह होते हैं तो वो भी यहीं लिखे जाते हैं। एंड डिक्लेरेशन हो गया, इसके बाद डेट हो गई, और ये साइन हो गए। यहाँ पे डेट आ जाती है, और यहाँ पे और एक एडवांस लेवल का है, इसमें फोटो वगैरह रहती है, तो इस टाइप का रहता है एडवांस लेवल का। अगर आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस वगैरह है, ट्रेनिंग वगैरह आपने कर रखी है, तो इस टाइप से आप बना सकते हो अच्छे से, ये ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये आपका रिज्यूम है, जो कि आप जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करने के लिए यूज करते हो। क्वेश्चन हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिसनिंग, श्रवण या सुनना। लिसनिंग क्या है देखते हैं। लिसनिंग मीन्स रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू ए मैसेज अटेंटिवली। मीन्स कि सुनना क्या है? सुनना दो तरीके से होता है। अगर आप कोई बात सुन रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो, आपके कान में आवाज जा रही है सिर्फ, तो वो क्या होगा? हियरिंग होगा, नॉट लिसन। लिसनिंग नहीं होगा, सिर्फ सुनना होगा, हियरिंग। लेकिन अगर आप उस बात को सुन रहे हो, समझ भी रहे हो ध्यानपूर्वक, एंड उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो उस पे, मैसेज पे, जो बात आपने सुनी है उसको आप रिस्पॉन्स कर रहे हो उस पे ध्यानपूर्वक, तो उसको क्या बोलेंगे? हम लिसनिंग बोलेंगे। तब क्या होगा? वो लिसनिंग बोला जाएगा तब। लिसनिंग ओनली हैपेंस व्हेन द रिसीवर पे अटेंशन टू द मैसेज। लिसनिंग तभी होती है जब जो रिसीवर होता है, जो प्राप्तकर्ता होता है, वो संदेश को, मैसेज को ध्यानपूर्वक सुनता है। हेयरिंग इज ऑटोमेटिक, सुनना क्या है? ऑटोमेटिक हो जाएगा सुनना। आपके कान में कोई आवाज आई तो वो क्या हो गया? सुनना हो गया। बट लिसनिंग रिक्वायर फोकस एंड मेंटल इन्वॉल्वमेंट। लिसनिंग में क्या शामिल है? फोकस भी शामिल है, एंड मानसिक इन्वॉल्वमेंट भी शामिल है आपका। टाइप्स देखते हैं हम, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय सुनना, मतलब कि आप उसको ध्यानपूर्वक सुन रहे हो, प्लस उसमें फीडबैक दे रहे हो आप, उसमें उसमें आप प्रतिक्रिया दे रहे हो, उस पर रिस्पॉन्स दे रहे हो आप, तो क्या होगा? ये एक्टिव लिसनिंग बोला जाएगा। सेकंड है हमारा पैसिव लिसनिंग, मीन्स कि निष्क्रिय सुनना, आप उसको ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे हो, मीन्स कि आप सुन रहे हो ओनली, हियरिंग विदाउट अटेंशन, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, केवल सुन रहे हो। थर्ड है आपका सिलेक्टिव लिसनिंग, चयनात्मक लिसनिंग, मीन्स कि आप उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, इंपॉर्टेंट बात है, उसको केवल सुन रहे हो आप बस, उनको आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हो, बाकी चीजों को आप इग्नोर कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? आप सिलेक्टिव लिसनिंग। लास्ट पॉइंट है हमारा एम्पैथेटिक लिसनिंग, मीन्स कि सहानुभूति पूर्वक सुनना, मीन्स कि आप किसी की फीलिंग्स को समझ रहे हो, फीलिंग को समझ रहे हो,
फीलिंग लेवल पे उसको समझ रहे हो, उसको सुन रहे हो उस व्यक्ति को, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एम्पैथेटिक लिसनिंग। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस क्या क्या होंगे इसके। इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड एक्यूरेसी, समझ और सटीकता में सुधार करता है। स्ट्रेंथ कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप, संचार और समन्वय में सुधार करता है। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष झगड़े को कम करता है, गलतियों को कम करता है। हेल्पफुल, इंटरव्यू में हेल्पफुल होता है, मीटिंग में हेल्पफुल होता है, एंड कस्टमर्स सर्विस में हेल्पफुल होता है। सपोर्ट बेटर डिसीजन मेकिंग, बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑडियंस एनालिसिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आ चुका है। श्रोता विश्लेषण क्या होता है, इसके मीनिंग क्या है, कंपोनेंट क्या है। श्रोता होता क्या है? अगर आपको स्पीच दे रहे हो तो आपको जो सुनने वाले लोग होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ऑडियंस। ऑडियंस एनालिसिस मीन्स identifying who is the audience, what they need, and what message style they will understand best। मीन्स कि अगर आप जिस व्यक्ति को सामने स्पीच देने जा रहे हो, जितने लोग हैं आपके सामने, उनको आप स्पीच देने जा रहे हो, तो वो लोग कौन हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसी उनकी नॉलेज है, उम्र क्या है उनकी, उनका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, वो कितना पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ तो नहीं है वो, तो वो क्या क्या समझते हैं, किस टाइप के लोग हैं, ठीक है, क्या सुनना पसंद करते हैं, उनका इंटरेस्ट किस में है, कैसी बातें सुनना पसंद करते हैं वो, ये सबको समझना। आपने स्पीच देने से पहले इन सबको समझना, उनको एनालाइज करना, विश्लेषण करना, उनको क्या बोलेंगे हम उसको? श्रोता विश्लेषण बोलेंगे उसको हम, या फिर ऑडियंस एनालिसिस बोलते हैं। तो उनकी समझना कि हम किसको मैसेज देने जा रहे हैं। कोई स्पीच अगर आप देने जा रहे हो, कहीं पे बाहर देने जा रहे हो आप, तो आप किन लोगों को बाहर दोगे, ठीक है, और वो क्या सुनना चाहते हैं, आपकी बाहर देने की स्टाइल क्या होगी, लैंग्वेज क्या होगी, जिससे वो अच्छे से समझ सकें उसको। ये सभी चीजों को समझना क्या होगा? श्रोता विश्लेषण कहलाएगा। देखते हैं हम कंपोनेंट ऑफ ऑडियंस एनालिसिस, इसमें कौन कौन से घटक होते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं जिनके माध्यम से हम विश्लेषण कर सकते हैं, अपने ऑडियंस को एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज है डेमोग्राफिक फैक्टर। डेमोग्राफिक में क्या क्या आता है? एज, उम्र कितनी है, जेंडर क्या है उनका, मेल है या फीमेल है, एजुकेशन लेवल क्या है उनका, कितने पढ़े लिखे लोग हैं वो, जैसे कि स्टूडेंट हैं या फिर बिजनेस पर्पज के लिए आप दे रहे हो, बिजनेस पर्सन है, तो किस टाइप के लोग हैं वो, कितनी उम्र है उनकी, मेल है या फीमेल है, उनकी एजुकेशन लेवल क्या है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं वो। इस चीज पे हम, पहला फैक्टर है ये, इस पे हम एनालाइज करेंगे पहले कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे लोग हैं, ठीक है। सेकंड फैक्टर है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर, मनोवैज्ञानिक कारक। मीन्स कि जो लोग आपके यहाँ आ रहे हैं उनका इंटरेस्ट किस में है, वो क्या लोग, उनकी इंटरेस्ट किस में है, उनमें रुचि किस में रखते हैं वो, उनका मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, उनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, किस टाइप के लोग हैं। फिर देखते हैं नॉलेज लेवल, उनका नॉलेज लेवल कैसा है, कैसा जानने वाला है, ज्ञान के स्तर उनका कैसा है, बिगिनर हैं, नए सीखने वाले हैं, या वो एक्सपर्ट हैं। नए सीखने वाले होंगे तो उसी टाइप से आप उनको स्पीच दोगे, एक्सपर्ट होंगे तो उसी टाइप से स्पीच दोगे, तो जैसे लोग होते हैं उसी टाइप से आपको स्पीच देना होता है। फिर नेक्स्ट है कल्चरल बैकग्राउंड, उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, इनकी उनकी लैंग्वेज क्या है, उनकी मान्यताएं क्या है, बिलीफ क्या है। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं होती है, अलग अलग मान्यताएं होती हैं, तो उस हिसाब से आपको मैं ऐसे डिलीवर करना पड़ेगा। फिर देखेंगे ग्रुप साइज, कितने लोगों को आप दे रहे हो मैसेज, ठीक है, लार्ज ग्रुप में दे रहे हो तो माइक्रोफोन होने चाहिए, प्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर कम लोग हैं तो आप सामने से उनसे बात कर सकते हो। तो इन सभी फैक्टर्स को आप ध्यान में रख के ऑडियंस एनालाइज कर पाओगे, प्रॉपरली उनको मैनेज कर पाओगे कि कैसे लोगों को हम अपना ऑडियंस, जो हमारी ऑडियंस होने वाली है उसको हम कैसे अपनी स्पीच देंगे, अपनी बात को कैसे हम रखेंगे उनके सामने। तो ये सभी फैक्टर हैं, इनको ध्यान में रख के हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके इंपॉर्टेंस क्या है। तो राइट मैसेज फॉर राइट ऑडियंस, सही दर्शकों के लिए सही संदेश। बेटर परसुएशन, सही अन्याय होना चाहिए। हायर एंगेजमेंट, उच्च सहभागिता, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाए, आपकी बात को समझ पाए। नो मिसअंडरस्टैंडिंग, मीन्स कि कोई भी गलतफहमी ना रहे, सभी लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आ जाए, कोई भी आपकी बात का गलत मतलब ना निकाले। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, प्रभावी संचार रणनीति। तो ये सभी उसके फैक्टर थे और इंपॉर्टेंस थे ऑडियंस एनालिसिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, स्टेटस इंक्वायरी, स्थिति पूछताछ क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, यूज क्या है। तो स्टेटस इंक्वायरी रेफर्स टू रिटर्न इंक्वायरी अबाउट फाइनेंशियल स्टेटस, बिजनेस रेपुटेशन और क्रेडिट वर्थनेस ऑफ ए पर्सन और कंपनी। मीन्स की स्टेटस इंक्वायरी का मतलब क्या है? ऐसे पत्र, ऐसे संदेश जिनके द्वारा किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी है, वो कितना कमाता है, उसकी समाज में प्रतिष्ठा कैसी है,
फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है उसकी, क्रेडिबिलिटी कैसी है उसकी। तो क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए, उसकी फाइनेंशियल स्थिति चेक करने के लिए, रेपुटेशन चेक करने के लिए जो इंक्वायरी की जाती है उसको क्या बोलेंगे हम, स्टेटस इंक्वायरी बोलेंगे। जैसे कि बैंक चेक्स कस्टमर स्टेटस बिफोर गिविंग लोन। अगर आप लोन लेने जाते हो तो बैंक क्या करता है, पहले आपका स्टेटस चेक करता है, आपका डॉक्यूमेंट चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, फिर आपके घर पे भी आएगा चेक करने के लिए कि आपकी स्थिति कैसी है। आसपास भी पता करेगा वो, ठीक है। क्रेडिट कार्ड लेने जाते हो तब भी पता करता है, लोन लेने जाते हो तब भी पता करता है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, स्टेटस इंक्वायरी होती है। उपयोग कहाँ पे है इसका, टू चेक रिस्क बिफोर क्रेडिट सेल। उधार देने से पहले आपकी क्रेडिट कैसी है आपकी, ठीक है, वो चेक करना। नेक्स्ट है टू कंफर्म एबिलिटी टू रिपे। कंफर्म करना कि ये व्यक्ति जो हम इसको ऋण दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, वो चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, इसकी औकात है भी कि नहीं है चुकाने की। नेक्स्ट है टू अवॉइड फ्रॉड और लॉस। धोखाधड़ी और नुकसान से बचने के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं फेक डॉक्यूमेंट लेके पहुंच जाते हैं, तो उन सबसे बचाव के लिए, फ्रॉड ना हो हमारे साथ, बैंक के साथ फ्रॉड ना हो, इसको देखने के लिए, चेक करने के लिए स्टेटस इंक्वायरी की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं फॉर न्यू बिजनेस पार्टनरशिप। अगर नया पार्टनर बनाना है आपको, तो नए पार्टनर के बारे में जानना होगा, तो उसके बारे में भी आप स्टेटस इंक्वायरी कर सकते हो। डिसीजन फॉर ट्रेड क्रेडिट, व्यापार में ऋण लेने के लिए, ठीक है। तो ये सब कारक हैं, इनको माध्यम से हम क्या करते हैं, इनके वजह से क्या करते हैं, हम स्टेटस इंक्वायरी करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम सेल्फ प्रेजेंटेशन क्या है, बिक्री प्रस्तुति क्या है, मीनिंग क्या है इसके, स्टेप्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो बिक्री प्रस्तुति पिछले साल आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। A sales presentation is planned and persuasive communication used to conceive customers to buy a product or service। सेल्स प्रेजेंटेशन एक योजनाबद्ध एवं प्रभावशाली प्रस्तुति है जिसमें ग्राहक को उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है। मीन्स कि अपने कस्टमर्स को इस टाइप से प्लान करके एक प्रेजेंटेशन देना, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना कि वो आपकी आइटम को खरीदने के लिए प्रेरित हो सके, इच्छुक हो, ठीक है। जैसे कि आप दुकान पे जाते हो तो जो आपका दुकानदार है वो आपसे तरह तरह की बातें करता है, तमाम तरह के प्रोडक्ट दिखाता है आपको, उसकी क्वालिटी बताता है तमाम तरह प्रकार की, ठीक है। तो वो क्या है, आपका सेल्स प्रेजेंटेशन होता है दुकानदार का। तो क्या है, फर्स्ट इसका चरण क्या है, इसके प्री अप्रोच, ग्राहक की आवश्यकता को समझना कि उसकी जरूरत क्या है ग्राहक की, फिर उसका स्वागत करना, अप्रोच करना, उसको सम्मान करना, फिर उसको प्रोडक्ट दिखाना अपना, फीचर बताना, उसके बेनिफिट बताना उसके, ठीक है। फिर हैंडल करना ऑब्जेक्शन, उसके जो क्वेश्चन होते हैं उनको हैंडल करना, उसके जो डाउट होते हैं कस्टमर के उसको सॉल्व करना, फिर डील को फाइनल करना, क्लोजिंग द सेल एंड फॉलो अप, आफ्टर सेल सर्विस देना। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, महत्व क्या है, इंक्रीज सेल एंड प्रॉफिट। सेल बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ता है। बिल्ड ट्रस्ट एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, कस्टमर के साथ में भरोसा बढ़ता है आपका, और आपके साथ कस्टमर के रिश्ते बढ़ते हैं लॉन्ग टर्म, वो आपके पास आने लगेगा, कस्टमर आपका कस्टमर बन जाएगा वो। प्रमोट ब्रांड इमेज, जो आपका ब्रांड है उसकी छवि बढ़ाता है। पर्सनलाइज मार्केटिंग, आप उसको पर्सनली मार्केट, मतलब अपने कस्टमर से आपने मिल रहे हो तो आप उसको व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो, सिंपल। तो सेल्स प्रेजेंटेशन क्या है, सिंपल सी, आप जब दुकान पे जा रहे हो, जो आपको दुकानदार होता है वो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है, आपका स्वागत करेगा, आपको बताएगा, उसके बारे में समझाएगा, फिर आपके जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेगा, फिर आप उसको लेने के लिए इच्छुक हो जाओगे, एंड इच्छुक होने के बाद आप उस चीज को ले लोगे, फिर उसके बाद वो जो पैकिंग वगैरह करके देगा आपको, ये सब क्या है, सेल्स प्रेजेंटेशन बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वॉट एनालिसिस क्या है, व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस, SWOT। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वॉट विश्लेषण क्या है, मीनिंग क्या है, कंपोनेंट क्या है इसके। तो स्वॉट का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, ताकत, वीकनेस कमजोरी, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका या फिर अवसर, थ्रेट्स मतलब खतरे, ठीक है। तो एनालिसिस इज ए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल यूज टू आइडेंटिफाई। स्वॉट एनालिसिस क्या है, एक रणनीतिक उपकरण है जो क्या आइडेंटिफाई करता है कि जो बिजनेस है, कोई भी संस्था है, उसकी ताकत क्या है, कमजोरियां क्या है, अवसर क्या है और खतरे क्या है। तो इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, स्ट्रेंथ, फर्स्ट है स्ट्रेंथ, ताकत, मीन्स की जो कंपनी है, जो संस्था है, उसकी आंतरिक ताकत कितनी है, ठीक है। सकारात्मक फैक्टर्स में क्या क्या है, जैसे कि स्किल्ड स्टाफ हो गया, स्ट्रॉन्ग ब्रांड हो गया, ठीक है, ये सब बताता है। नेक्स्ट है वीकनेस, उसकी कमजोरी क्या क्या है, जो इंटरनल कमजोरियां हैं, उसकी आंतरिक कमजोरियां हैं वो क्या क्या है, जैसे लो कैपिटल हो गया, ओल्ड टेक्नोलॉजी हो गया, ये सभी उसकी कमजोरियां होंगी। फिर अपॉर्चुनिटी क्या है,
अपॉर्चुनिटी कहाँ होंगी? बाहर होंगी, बिजनेस के बाहर। तो बाहर क्या क्या फर्स्ट फैक्टर्स हैं उसके लिए, वो सब देखना है। जैसे न्यू मार्केट में एंट्री कर सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवर में आ गई, तो ये अपॉर्चुनिटी होंगी उसके लिए। फिर खतरे क्या होंगे? बाहर मार्केट में, एनवायरनमेंट में क्या क्या खतरे होंगे? एक्सटर्नल नेगेटिव फैक्टर्स होंगे कुछ, जैसे कि कंपटीशन, दूसरा कंपटीशन, कंप्यूटर आ गया आपका, इकोनॉमी है जो स्लो स्लो हो गई। तो ये सब क्या होंगे? आपके स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉन थ्रेट के एनालाइज होंगे। इन सभी पॉइंट्स पे हम फोकस करते, एनालाइज करते हैं अपने संस्था के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन, रणनीतिक निर्णय लेने में, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस सुधारने में, रिड्यूस बिजनेस रिस्क, व्यवसाय जोखिम कम करने के लिए, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने के लिए। इनसे हम अपनी पॉलिसी बनाते हैं, नए नए निर्णय लेते हैं और अपने डिसीजन लेते हैं, और अच्छे से अपने जो रणनीति होती है, प्लानिंग करते हैं, वो अच्छे से कर लेते हैं हम इसकी हेल्प से। परफॉर्मेंस को अपनी को सुधार सकते हैं हम, बिजनेस का जो रिस्क होता है उसको कम कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। शॉर्ट एनालिसिस हेल्प बिजनेस ग्रो एंड सर्वाइव, क्या हेल्प करता है? बिजनेस को बढ़ने के लिए और प्रतिस्पर्धा में लंबे समय तक टिकने के लिए हेल्प करता है। मीन्स कि आप शॉर्ट एनालिसिस की मदद से अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए चला सकते हो, कंपटीशन में हेल्प ले सकते हो, आपके जो कंपटीटर होंगे उनसे आप बेहतर कर सकते हो, फाइनेंशियल रिस्क जो होते हैं वो कम कर सकते हो, बिजनेस के रिस्क कम कर सकते हो, और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरव्यू? साक्षात्कार क्या है, इसकी मीनिंग क्या, टाइप क्या, इंपॉर्टेंस क्या है? तो इंटरव्यू इज ए फॉर्मल कन्वर्सेशन वेयर द इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चन टू assess the knowledge, skills and behavior of the interview for a job or purpose। तो इंटरव्यू में दो लोग होते हैं, इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई। ठीक है, साक्षात्कार, इंटरव्यूअर को क्या बोलेंगे? साक्षात्कारता। और इंटरव्यू, इंटरव्यू देने वाला जो व्यक्ति होगा। ठीक है, ये क्या करता है? एक औपचारिक बातचीत होती है जिसमें साक्षात्कारता उम्मीदवार के ज्ञान, कौशल और व्यवहार का मूल्यांकन करता है कि उसके पास कितनी नॉलेज है, क्या क्या स्किल्स है उसकी, उसका बिहेवियर कैसा है, ये सब उसका ये सब उसका वैल्यूएशन करता है वो। नेक्स्ट देखते हैं हम कि कितने प्रकार के इंटरव्यू होते हैं। इंटरव्यू के टाइप कितने हैं, प्रकार कितने हैं? तो पहला है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सेम सेट ऑफ क्वेश्चन टू एवरी कैंडिडेट। मीन्स कि एक इंटरव्यू कैसा होता है कि जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनसे सभी से एक समान सवाल पूछ लिया है आपने, तो क्या हो गया? ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो गया। पहले से क्वेश्चन सेट कर रखे थे आपने, वही सभी से आपने पूछ लिए, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, मीन्स कि ये खुला होता है, लचीला होता है, मतलब कोई आ रहा है उससे आपने अलग सवाल पूछ लिए, दूसरा आया उससे कुछ और सवाल पूछ लिए, तीसरा आया उससे कुछ और सवाल पूछ लिए। ठीक है, फिर हो गया आपका ग्रुप इंटरव्यू, मीन्स कि एक साथ आपने कई कैंडिडेट को बुला लिया, कई उम्मीदवार को एक साथ बुला लिया आपने, और उनसे आपने क्वेश्चन पूछ लिए। इसको नहीं मालूम तो इससे दूसरे से पूछ लिया, दूसरे से तीसरे को पूछ लिया। ठीक है, तो एक साथ कई लोगों को बैठा के आपने क्वेश्चन पूछ लिए, उनको क्या बोलेंगे हम? ग्रुप इंटरव्यू बोलेंगे। और वहीं पे अगर ग्रुप में बातचीत करवा रहे हैं वो, आप उनकी नॉलेज चेक कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे ग्रुप डिस्कशन, जीटी बोलते हैं जिसको। फिर आपका पैनल इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू में क्या होता है? सेवरल इंटरव्यूअर क्वेश्चन वन पर्सन। पैनल में क्या होता है? बहुत सारे लोग होते हैं, पांच छह लोग बैठेंगे, और वो एक उम्मीदवार होगा उससे क्वेश्चन करेंगे। अलग अलग लोग होगा, चाहे पांच या चार या पांच लोग बैठे हुए हैं, तो कोई कुछ पूछेगा, कोई कुछ पूछेगा, एक एक बार में उसको जो कैंडिडेट होगा उससे क्वेश्चन करेंगे। फिर है आपका टेलीफोनिक या ऑनलाइन इंटरव्यू, तो फोन पे या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से आप, वीडियो कॉल पे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये हो गया आपका टेलीफोनिक ऑनलाइन इंटरव्यू। तीसरा है फिर टेक्निकल इंटरव्यू, तो ये क्या होता है? जॉब से रिलेटेड स्किल्स चेक करने के लिए आप वहां पे गए, वहां पे आपको काम करवा के देख रहे हैं वो, ये आपको काम करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो क्या हो गया? आपका टेक्निकल इंटरव्यू। लास्ट है आपका स्ट्रेस इंटरव्यू, तनाव साक्षात्कार, मीन्स की आप पे प्रेशर बनाया जाएगा, कोई आपको काम दिया जाएगा, टास्क दिया जाएगा, उसमें टाइम लिमिट सेट कर दी, आपको कंडीशन दे दी उसमें, जिससे कि आपको स्ट्रेस आ जाए आपके अंदर। तो उसमें आप कैसे रिस्पॉन्स करते हो, कैसे उसको हैंडल करते हो, इसको चेक करने को क्या बोलेंगे? हम स्ट्रेस इंटरव्यू बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम इंपॉर्टेंस क्या है। सिलेक्शन ऑफ राइट कैंडिडेट, सही उम्मीदवार का चयन करना, सही व्यक्ति का चयन करना, जॉब वगैरह के लिए जो इंटरव्यू होते हैं वही चीज है। पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन जज, व्यक्तित्व और संचार को आंका गया कि व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है, कैसे बात कर पाता है वो, उसकी स्किल्स कैसी हैं। हेल्प्स इन करियर अपॉर्चुनिटी, करियर के अवसर में मदद करना, बिल्ड कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन स्किल, आत्मविश्वास और
प्रस्तुति कौशल का निर्माण करता है। इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी, संगठन की उत्पादकता में सुधार करता है। तो इंटरव्यू इज की टूल फॉर रिक्रूटमेंट एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। तो ये इंटरव्यू क्या है, एक मुख्य उपकरण है किसके लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, भर्ती करने के लिए, एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा क्या है। ग्रुप डिस्कशन इज ए प्रोसेस वेयर ए ग्रुप और पीपल डिस्कस ए कॉमन टॉपिक। एक ग्रुप होता है लोगों का जो एक कॉमन टॉपिक पे एक मुद्दे पे बात करेगा वो, टू इवेल्युएट देयर कम्युनिकेशन लीडरशिप एंड रीजनिंग स्किल। क्या करने के लिए, अब कम्युनिकेशन करने के लिए, अपने लीडरशिप स्किल को जांचने के लिए और अपनी रीजनिंग स्किल को चेक करने के लिए वो क्या करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करते हैं। फीचर क्या क्या होते हैं, ग्रुप साइज होगा 8 से 12 लोगों का, कॉमन टॉपिक होगा, सिर्फ एक ही टॉपिक होगा, उसको डिस्कस करेंगे। इक्वल चांस फॉर एवरीवन, सभी लोगों को चांस मिलेगा बात करने का। डेवलप टीम स्पिरिट, टीम भावना पैदा करती है। एवेल्यूट बाई पैनल, और जो पैनल बैठा होता है, लोग बैठे होते हैं चेक करने वाले, उनकी एवेल्यूट करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है। हमने एक साथ कर दिया है, क्वेश्चन अलग अलग आ सकता है। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन को इंटरनल या फिर अपवर्ड या उर्दू संचार कहते हैं। उर्दू संचार या उर्ध्वाधारी संचार जो ऊपर की तरफ होता है। फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, फ्रॉम सबऑर्डिनेट सहायकों से लेके अधीनस्थों की तरफ, वरिष्ठों की तरफ होता है। जैसे ये वर्कर है, नीचे सबसे नीचे होता है वर्कर, वो कैसे करेगा कम्युनिकेशन, टॉप लोअर लेवल को, वो कैसे करेगा मिडिल लेवल को, फिर मिडिल लेवल किसको करेगा, टॉप लेवल को। तो ये इधर को जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ये कम्युनिकेशन, तो इसको क्या बोलेंगे, उर्दू कम्युनिकेशन या फिर अपवर्ड कम्युनिकेशन। एम्प्लॉय गिव फीडबैक, रिपोर्ट्स एटसेट्रा। दिस टाइप ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द बॉटम to the top management approach. Here the information flow from subordinate to manager or any person that is on the upper in the hierarchy level. तो यहाँ सूचना अधीनस्थों से, लोअर लेवल से प्रबंधकों या किसी भी व्यक्ति तक प्रभावित होती है जो पदानुक्रम स्तर में ऊपरी पर बैठा है। मीन्स की जो टॉप लेवल पे व्यक्ति बैठा होता है उसकी तरफ इन्फॉर्मेशन जाती है, किसी तरफ से, वर्कर की तरफ से। जो सबसे नीचे होता है, जो सबसे नीचे एम्प्लॉय होता है उसकी, उससे खबर जाती है कहाँ पे, सबसे ऊपर वाले टॉप लेवल पे व्यक्ति जो बैठा होता है उसको क्या बोलेंगे, अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे। अब देखते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड को अधोमुखी बोलते हैं, अधोमुखी या नीचे की ओर संचार, जो नीचे की ओर झुका रहता है। इनकी जो कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, जैसे ये देखो, मैनेजिंग डायरेक्टर कोई कम्युनिकेट कर रहा है, कोई बात कह रहा है, कोई नियम निकाला होगा उसने, एमडी ने, तो वो किसको उसने भेजा, जनरल मैनेजर को। अब जनरल मैनेजर किसको भेजेगा, असिस्टेंट मैनेजर को। असिस्टेंट मैनेजर किसको भेजेगा, डिविजनल डिपार्टमेंटल हेड को, ठीक है। वो किसको देंगे, सुपरवाइजर को देंगे। सुपरवाइजर किसको देगा, फिर एम्प्लॉय को देगा, ठीक है। तो ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ जो खबर आती है उसको क्या बोलेंगे हम, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे। फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, वरिष्ठों से लेके अधीनस्थों की तरफ, ठीक है। जैसे इंस्ट्रक्शन हो गया, कोई निर्देश हो गए, कोई पॉलिसियां हो गई, कोई ऑर्डर हो गया। जैसे मैनेजर गिव टास्क ऑर्डर, ठीक है, मैनेजर ने कोई काम दिया, टास्क दिया कोई, तो वो करवाया कैसे जाएगा, एम्प्लॉय से करवाया जाएगा, ठीक है। तो वो मैनेजर एम्प्लॉय को तो देगा नहीं डायरेक्ट, एम्प्लॉय से तो बात करेगा नहीं आके एमडी, तो वो किससे बोलेगा, अपने जनरल मैनेजर को बोलेगा, फिर वो अपने असिस्टेंट मैनेजर को बोलेगा, फिर वो डिपार्टमेंटल हेड को बोलेगा, फिर सुपरवाइजर को बोलेंगे वो, फिर इसके बाद वो एम्प्लॉय के पास आएगा। In downward communication, the information flow from the top level management to the employee in an organization। कहाँ से फ्लो करती है, टॉप लेवल से एम्प्लॉय की तरफ फ्लो करती है। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी ओरल और रिटन फॉर्म। तो ये किस प्रकार का हो सकता है, या तो ये लिखित होगा या फिर रिटन होगा। दोनों प्रकार का हो सकता है, लिखित में भी हो सकता है या फिर मौखिक हो सकता है। और ये कर्मचारियों में कहाँ से चलता है, कर्मचारियों से लेके, सॉरी, शीर्ष स्तर से लेके कर्मचारियों की तरफ चलता है। टॉप लेवल की तरफ से चलेगा और नीचे किसी तरफ जाएगा, एम्प्लॉय की तरफ जाएगा, वर्कर की तरफ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, क्षैतिज संचार, बिटवीन पीपल ऑफ सेम लेवल। मतलब एक ही समान लोग हैं, एक डिपार्टमेंट के लोग हैं, आपस में बात कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलेंगे। समान स्तर के लोगों के बीच होने वाले संवाद को क्या बोलेंगे हम, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलेंगे। कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट, जैसे एचआर डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, वो कोई डिस्कशन कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं हम कि परचेज मैनेजर है,
प्रोडक्शन मैनेजर से बात कर रहा है और क्वालिटी मैनेजर से भी बात कर रहा है और सेल्स मैनेजर से बात कर रहे हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं तो वो एक ही लेवल के हैं। उनकी पोस्ट क्या है, मैनेजर है, वो सभी मैनेजर हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलेंगे, क्षैतिज संचार बोलेंगे। क्षैतिज संचार सहकर्मियों के बीच संचार संबंधित है अर्थात या तो मौखिक संचार या लिखित संचार। यहाँ पे मतलब लिखित भी हो सकती है बातचीत या फिर वो मौखिक हो सकती है, और रिटर्न दोनों भी हो सकती है। इसमें अंतर विभागीय संचार या क्रॉस विभागों के बीच संचार शामिल हो सकता है। इसकी ये तो आपस में बातें कर रहे होंगे दो डिपार्टमेंट, या वो आप अलग अलग डिपार्टमेंट से बातें कर रहे होंगे, ठीक है। और या किसी कंपनी में समान या समान रैंक के लोगों के बीच होता है, मतलब कोई भी संस्था है, कोई भी कंपनी है, उसमें वो समान लोग होंगे। अगर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय होंगे सारे, वर्कर हैं तो वर्कर, सॉरी मैनेजर हैं तो मैनेजर ही होंगे सारे, ठीक है। तो समान लोगों के जो होते हैं, समान रैंक के लोग होते हैं, उनके बीच होता है ये। नेक्स्ट देखते हैं हम, विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विजुअल कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजुअल कम्युनिकेशन या फिर विजुअल एड्स क्या होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है ये कि 10 संचार या 10 सहायक उपकरण क्या होते हैं। तो विजुअल्स क्या होते हैं, जिनको हम देख के समझते हैं, जिनको हम देख के समझते हैं कि उनका मतलब क्या है। जैसे कोई साइन आपने देख लिया, प्लस का साइन देखा, उससे मतलब क्या निकला कि ये हॉस्पिटल हो सकता है। ये साइन देखा तो आपने क्या देखा, हजार्ड एरिया हो सकती है। ये साइन देखा आपने, क्या समझ गए आप, स्टॉप का चिन्ह है ये, यहाँ पे सिगरेट पीना मना है, ठीक है। इस टाइप से आप साइन देख के समझ सकते हो, उसको क्या बोलेंगे हम, विजुअल कम्युनिकेशन या विजुअल एड्स बोलेंगे। विजुअल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेटिंग ए मैसेज यूजिंग विजुअल एलिमेंट सच एज चार्ट, इमेज, डायग्राम और वीडियो एटसेट्रा। तो जहाँ पे चित्र, चार्ट, ग्राफ या वीडियो की मदद से कोई चीज पेश की जा रही है, कोई मैसेज दिया जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, दृश्य संचार बोलेंगे। क्या क्या टूल्स होते हैं, क्या क्या माध्यम होते हैं, किनके माध्यम से हम विजुअल एड्स दे सकते हैं। चार्ट्स की हेल्प से, ग्राफ्स की हेल्प से। चार्ट में जैसे बार चार्ट आता है, पाई चार्ट आता है, ग्राफ होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, टूल्स हैं ये। फिर पिक्चर, फोटो की मदद से पोस्टर बना दिया, लोगो बना दिया, स्लोगन दे दिया, या फिर पावर पॉइंट स्लाइड्स, पीपीटी बना दी, वीडियो दिखा दी, एनिमेशन चला दिया, ठीक है। मैप पे दिखा रहे हो, मॉडल दिखा रहे हो, या कोई इन्फोग्राफिक है, कोई सिंबल या साइन बना दिया, जैसे रोड पे साइन बने रहते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में साइन बने रहते हैं। तो ये सभी क्या है, आपके टूल्स हैं। एंड नाउ देखते हैं हम इम्पोर्टेंस क्या क्या है। इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेम्बर, तो विजुअल साइन कैसे होते हैं, समझने में आसान होते हैं और आप उनको याद रख सकते हो इजीली। फिर मेक प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग, जो प्रेजेंटेशन होता है, अगर आप पीपीटी दिखा रहे हो किसी को, तो उसको वो क्या बनाएंगे, इंटरेस्टिंग बनाएंगे, थोड़ा सा आकर्षक बनाते हैं। सेव टाइम, टाइम बचाते हैं, मीन्स कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप देख के समझ सकते हो कोई चीज को, तो टाइम बचेगा आपका। यूजफुल फॉर इलिटरेट ऑडियंस, जो लोग अनपढ़ हैं, इनको पढ़ना नहीं आता है, उनके लिए बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि वो देख के समझ सकते हैं उस चीज को। हेल्प्स इन मार्केटिंग एंड प्रमोशन, मार्केटिंग और प्रमोशन में हेल्प करता है। रिड्यूस लैंग्वेज बैरियर, भाषाई बाधा को समाप्त करता है, मीन्स कि अनपढ़ व्यक्ति है, उसको भी समझ में आ रहा है कि ये चिन्ह किसका बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस कम्युनिकेशन। व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस कम्युनिकेशन, व्यवसायिक संचार में प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी की भूमिका क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है ये। तो टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म बिजनेस कम्युनिकेशन यूजिंग डिजिटल टूल्स सच एज ईमेल, सोशल मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एआई टूल्स, क्लाउड्स एटसेट्रा। तकनीकी साधनों ने व्यावसायिक संचार को तेज, सस्ता और प्रभावी बना दिया है। कौन कौन से साधन है, जैसे कि ईमेल हो गया हमारा, सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है, सोशल मीडिया हो गया, ट्विटर हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एआई टूल्स, क्लाउड एटसेट्रा, ठीक है। इन सब ने संचार को तेज बना दिया है, सस्ता बना दिया है और इफेक्टिव बना दिया है। टेक्नोलॉजी हैज मेड कम्युनिकेशन स्मार्टर, मॉडर्न एंड कम्पिटिटिव। तो टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को कैसा बना दिया है, स्मार्टर बना दिया है, स्मार्ट बना दिया है, आधुनिक बना दिया है और प्रतिस्पर्धी बना दिया है। सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी टेक्नोलॉजी आजकल हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि ईमेल हो गया, सोशल मीडिया ऐप हो गए, जो भी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ठीक है, इनकी वजह से हम जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लोगों को संदेश दे रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी है ये। और इससे क्या कर रहे हैं, बिजनेस में हेल्प ले रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे हम, कि ये इनका रोल है बिजनेस कम्युनिकेशन में, ये हेल्प कर रहे हैं बिजनेस को ग्रो करने में, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं इसकी रोल क्या क्या है। फास्ट कम्युनिकेशन, बहुत जल्दी संचार होता है, इंस्टेंट मैसेज भेज सकते हो, किसी को ईमेल कर सकते हो। कॉस्ट सेविंग, लागत की बचत होती है, मीन्स की पेपर की बचत होती है, जाने आने की बचत होती है, ठीक है। नेक्स्ट एक ग्लोबल रीच, आप एक जगह से बैठ के पूरी दुनिया में कहीं भी अपनी बात को रख सकते हो। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेबिनार वगैरह से आप लोगों से आमने सामने बात कर सकते हो, इंटरेक्टिव मोड में आ सकते हो, दोनों तरफ से बातचीत कर सकते हो। मेटा डेटा स्टोरेज, मीन्स कि आप डाटा को स्टोर कर सकते हो, क्लाउड पे हो गया, सर्वर पे हो गया, सेव कर सकते रख सकते हो। नेक्स्ट है मार्केटिंग एंड प्रमोशन, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। ऑटोमेशन यूजिंग एआई टूल्स, एआई की मदद से आप, चैटबॉट की मदद से आप, सीआरएम सॉफ्टवेयर होता है उसकी मदद से आप ऑटोमेशन कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, मीनिंग, टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल क्या है। एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय सुनना, प्रभावपूर्ण सुनना, श्रवण क्या होता है। तो एक्टिव लिसनिंग मीन्स लिसनिंग विथ फुल अटेंशन, जैसे हमने पढ़ा। लिसनिंग क्या होता है, जहाँ पे आप पूरी तरह से ध्यानपूर्वक सुन रहे हो, किसी चीज को समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, एंड कंप्लीटली एंड गिविंग फीडबैक, अपना रिस्पॉन्स भी दे रहे हो, आप फीडबैक भी दे रहे हो। तो सक्रिय सुनने का अर्थ क्या है कि आप पूरी तरह से ध्यानपूर्वक कोई बात को सुन रहे हो, उसको समझ रहे हो और अपनी रिप्लाई भी दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, वो एक्टिव लिसनिंग होगा। एक्टिव लिसनिंग के टाइप कितने हैं, सुनने के प्रकार, इन्फॉर्मेशनल लिसनिंग टू लर्न, जानकारी के लिए, ठीक है। क्रिटिकल लिसनिंग टू इवैल्यूएट, जांच करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, कमी निकालने के लिए, सीधी सी बात। फिर एम्पैथेटिक लिसनिंग, भावनाओं को समझने के लिए, ठीक है। तीन तरह की ये लिसनिंग है, एक्टिव लिसनिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रिंसिपल क्या है, एक्टिव लिसनिंग के सिद्धांत क्या है। इंपॉर्टेंट है कि एक्टिव लिसनिंग के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। पहला है पे अटेंशन, ध्यान केंद्रित करना उस चीज पे जिस पे आप, जिस जो भी बात सुन रहे हो, जो भी मैसेज सुन रहे हो आप, उस पे पूरी तरीके से आप अपना ध्यान केंद्रित करोगे। नेक्स्ट है अवॉइड इंटरप्टिंग, बातचीत बीच में मत काटें, मीन्स कि कोई अगर और बीच में बोल रहा है या कोई बोल रहा है, ठीक, जैसे टीचर आपको कोई बात बता रहा है, तो आप उसमें बीच में मत रोकें उसको, उसकी बात को पूरी हो जाने दें, इसके बाद आप उसका रिप्लाई करें। कोई आपको पूछना है तो उसको बाद में पूछें, बीच में आप उसको ना टोकें, इंटरप्शन ना करें बीच में। मेंटेन आई कांटेक्ट, आंख में आंख डाल के बात करें आप, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछें बट बाद में पूछें, उसकी बात, जो आपको स्पीच दे रहा है, जो मैसेज दे रहा है, उसकी बात पूरी हो जाए, इसके बाद आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रोवाइड फीडबैक एंड समराइज, आप उस अपनी प्रतिक्रिया दें और उसको शॉर्ट में जरूर बताएं। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सकारात्मक रखें, पॉजिटिव रखें, और उस जो आप बात कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करके रखें। नेक्स्ट पॉइंट है बी पेशेंट एंड रिस्पेक्टफुल, तो पेशेंस मतलब कि ध्यान रखें और सम्मानजनक रहें, ध्यानपूर्वक उसकी बात को सुने और अपना रेस्पेक्टफुल बिहेवियर रखें। इंप्रूव कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये इसके इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये पिलर है एक्टिव लिसनिंग के। पे अटेंशन विथोल्ड जजमेंट, मतलब कि अपना जजमेंट मत दें, पहले से बीच में मत इंटरप्ट करें, बीच में मत बोलें, पहले उसकी पूरी बात सुने, इसके बाद ही उसका रिप्लाई करें। प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड करें, समझें उसको क्या क्या बात हुई है, एंड प्रॉपरली उसको बाद में फीडबैक दें, अपना रिस्पॉन्स जरूर दें बाद में। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रेजेंटेशन स्किल्स, प्रस्तुति कौशल क्या है, मीनिंग क्या है, गाइडलाइंस क्या है। प्रेजेंटेशन स्किल मींस द एबिलिटी टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन ए क्लियर, कॉन्फिडेंट एंड अट्रैक्टिव मैनर यूजिंग स्पीच एंड विजुअल्स। तो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि अपनी बात को, अपने मैसेज को क्लियरली, साफ साफ, विथ कॉन्फिडेंस एंड अट्रैक्टिव मैनर में, आकर्षक तरीके से उसको अपनी विजुअल्स में, दृश्य चित्रों की सहायता से, फोटो वीडियो एनिमेशन की हेल्प से, या फिर अपनी स्पीच से अपनी बात को रखना। नेक्स्ट देखते हैं हम गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, हम कैसे अपने प्रेजेंटेशन को प्रभावशाली बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, ऑडियंस को समझें, हमारे श्रोता कौन कौन से हैं, किसको हम अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उनको हम पहले समझेंगे, कहाँ के लोग हैं, किस प्रकार के लोग हैं, कैसी नॉलेज है उनकी, स्किल्स कैसी हैं उनकी, एज कितनी है, मेल है या फीमेल है, ये सब समझना पड़ेगा हमें। फिर है कंटेंट प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर, फिर हम अपना कंटेंट बनाएंगे, ठीक है, हमारा अपना कंटेंट बनाएंगे, उसको फिर हम सही से अरेंज करेंगे। फिर उसमें विजुअल एड्स करेंगे,
मीन्स कि उसमें हम चार्ट लगाएंगे, फोटो लगाएंगे, पीपीटी लगाएंगे, बढ़िया बढ़िया प्रेजेंटेशन देंगे उसको बना के। फिर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, रिहर्सल करेंगे, कैसे बोलना है वहाँ पे, कैसे शो करना है, ये सब उसका अभ्यास करेंगे। फिर मेंटेन आई कांटेक्ट एंड बॉडी लैंग्वेज, हम बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट करेंगे, जहाँ हम स्पीच दे रहे हैं वहाँ पे हम आई कांटेक्ट करेंगे और अपनी बॉडी लैंग्वेज को प्रॉपरली रखेंगे मेंटेन करके। फिर हम स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, हम साफ साफ बोलेंगे, क्लियरली और अच्छी से टोन में बोलेंगे, पोलाइट भाषा में बोलेंगे, विनम्र होकर बोलेंगे और आत्मविश्वास के साथ बोलेंगे। फिर हम टाइम को मैनेज करेंगे कि जो टाइम दिया गया है उस टाइम में अपनी बात को पूरी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। फिर हम लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर ऑडियंस से पूछेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज मीन्स कम्युनिकेशन थ्रू फिजिकल मूवमेंट, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर एंड अपीयरेंस। मीन्स कि ऐसा कम्युनिकेशन, ऐसा संचार जिसमें हम अपनी फिजिकल मूवमेंट, बॉडी के मूवमेंट को, हाथ हिलाना हो गया, आंख दिखाना हो गया, ठीक है, इस इन तरीकों से फेशियल गेस्चर हो गया, फेशियल इमोशन हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, या फिर अपनी वेशभूषा हो गया, उसके तरीके से हम अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, बॉडी बॉडी लैंग्वेज बोलेंगे। इट रिफ्लेक्ट रियल इमोशन, ये क्या करता है, जो आपके वास्तविक इमोशन है उनको शो करता है। मोर क्लियरिटी देन वर्ड्स, मीन्स कि इसमें आप झूठ नहीं बोल सकते हो, जो आपके इमोशन होंगे वही आपके इसमें शो करेंगे। यूज इन इंटरव्यू, इंटरव्यू में शो होता है, प्रेजेंटेशन में शो होता है, मीटिंग में या फिर निगोशिएशन में, समझौते में। फिर पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है तो वो क्या बिल्ड करती है, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जगाती है आप में, और सामने वाले के साथ आपका ट्रस्ट बिल्ड करती है। जैसे कि एग्जांपल में स्माइल करना हो गया, ओपन पोस्चर हो गया, आई कांटेक्ट करना हो गया, क्रिएट गुड इंप्रेशन, ठीक है, आई कांटेक्ट क्रिएट गुड इंप्रेशन। नेगेटिव गेस्चर हार्म कम्युनिकेशन, अगर आप कोई उल्टा सीधा हरकत कर रहे हो, कोई गेस्चर बना रहे हो, तो वो क्या करेगा, कम्युनिकेशन को नुकसान पहुंचाता है। हेंस बॉडी लैंग्वेज इज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये बॉडी लैंग्वेज कैसा कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो इसके लिए बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या क्या होता है, जो हम बातचीत कर नहीं करते हैं, जो हम वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, वहां पे क्या होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं हम काइनेसिक्स, प्रॉक्सिमिक्स या फिर पैरालैंग्वेज क्या है। ये सब क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गैर मौखिक संचार के टाइप हैं। पहला है इसमें काइनेसिक्स, कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी मूवमेंट लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड्स गेस्चर या पोस्चर। तो चेहरे के हाव भाव, हाथ के इशारे, हाथ मिलाना, हाथ हिलाना, ठीक है, तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, काइनेसिक्स बोलेंगे। ये सब क्या है, एक संचार का माध्यम है। नेक्स्ट है प्रोक्सिमिक्स, यूज ऑफ फिजिकल डिस्टेंस, दूरी कितनी है, किसी से कितनी दूरी बना के रख रहे हो आप इन कम्युनिकेशन, बातचीत करते टाइम, जैसे पढ़ने वाला, सोशल, पब्लिक, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, संचार, ये भी है। नेक्स्ट है पैरा लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट है ये वाला। पैरा लैंग्वेज, वॉइस एलिमेंट लाइक टोन, पिच, वॉल्यूम, स्पीड, शोइंग इमोशन। मीन्स कि आप किसी से बात कर रहे हो, उस टाइम पे आपकी टोन कैसी है, आप कैसी आवाज में बात कर रहे हो, उसकी आपकी पिच कैसी है, आपकी आवाज कैसी है, आप तेज बोल रहे हो, धीरे बोल रहे हो, स्लो बोल रहे हो, ठीक है, ये सब शो करता है आपके इमोशंस को। आप गुस्से में ज्यादा तेज बोलते हो, चिल्लाते हो, आराम से बोल रहे हो तो धीरे से बात करते हो, तो वो सब क्या शो करता है, आपके इमोशन को शो करता है। दीज थ्री हेल्प्स अंडरस्टैंड हिडन फीलिंग ऑफ ए पर्सन, तो इनसे आप क्या समझ सकते हो कि व्यक्ति की फीलिंग क्या है, उनको आप समझ सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कम्युनिकेशन साइकिल, संचार चक्र क्या है। कम्युनिकेशन साइकिल इंडिकेट्स स्टेप्स, सेंडर, तो कम्युनिकेशन चक्र में कौन, सबसे पहले कौन होता है, सेंडर होता है, भेजने वाला, प्रेषक। फिर एक मैसेज होगा, आइडिया होगा या फिर मैसेज होगा, बात होगी, ठीक है। फिर होगा इनकोडिंग, उसको कोड करना, उसको समझना, इनकोडिंग करना, फिर उसको, फिर एक माध्यम होगा, चैनल होगा, मीडियम। फिर एक रिसीवर होगा, उसको मैसेज को रिसीव करने वाला, प्राप्त करता। फिर उसको वो क्या करेगा, मैसेज को डिकोड करेगा, ठीक है, उसको वो समझेगा मैसेज को, फिर फीडबैक देगा वो अपना, उसमें वो रिस्पॉन्स देगा, प्रतिक्रिया देगा अपना। और वहां पे क्या इंक्लूड हो जाएगा, शोर इंक्लूड हो सकता है बीच में, यहाँ पे क्या आ सकता है, शोर आ सकता है, ठीक है। ऐसे कि हम देख सकते हैं, पहले एक मैसेज सेंडर था, वो इनकोडिंग मैसेज करके उसने एक माध्यम से उसने भेजा,
और रिसीवर के पास गया, उसने इनकोड किया और रिसीव किया उसने मैसेज को। इसके बाद उसने फीडबैक दिया, फीडबैक देने के बाद उसने किसको मैसेज फीडबैक किसको देगा, वो सेंटर को देगा। ठीक है, तो सेंटर के पास गया तो ये चक्र बन जाता है, ऐसे चलता रहता है इस चक्र ये। इसको क्या बोलेंगे हम, कम्युनिकेशन साइकिल बोलेंगे। फिर देखते हैं हम नॉइज इन कम्युनिकेशन, संचार में शोर क्या है। नॉइज रेफर्स टू एनी डिस्टर्बेंस दैट इंटरप्ट कम्युनिकेशन। तो नॉइज क्या है, कोई भी ऐसा शोर, कोई भी ऐसी आवाज, कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंस जो कम्युनिकेशन को इंटरप्ट करता है, रोकता है, बाधा बनता है। जैसे कि टाइप्स क्या है, फिजिकल डिस्टेंस हो गई, दूरी हो गई, आप किसी दूर से बात कर रहे हो तो आवाज कम जाएगी। शोर हो गया। साइकोलॉजिकल में स्ट्रेस, जैसे गुस्सा हो गया तो आपको बात समझ में नहीं आएगी उसकी। लैंग्वेज बैरियर, किसी को भाषा भाषा समझ में नहीं आ रही है। या फिर टेक्निकल इशू, जैसे नेटवर्क इशू है, माइक खराब है, तो ये सभी क्या है, नॉइज है। इट कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिले, इसमें क्या होता है, देर होती है और गलतफहमी होती है। सॉल्यूशन क्या है इसका, कैसे समाधान कर सकते हैं, क्लियर लैंग्वेज, साफ भाषा में बात करें, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करें और अच्छे से सुने। तो नॉइज क्या है, जो भी हम बात कर रहे हैं उसमें बीच में कोई शोर आ रहा है, कोई बाधा आ रही है, कैसे भी कम्युनिकेशन डिले हो रहा है, देर हो रही है बात करने में, कहीं कोई ना कोई, जैसे फोन पे नेटवर्क इशू हो गया, आवाज समझ में नहीं आ रही है, माइक का प्रॉब्लम है, तो ये सभी क्या है, ये नॉइज हो गई। बीच में कोई शोर शराबा बोल दे रहा है बीच में, तो ये सभी क्या है, नॉइज है, कम्युनिकेशन में नॉइज है। इंटरव्यू, इंटरव्यू क्या होता है, साक्षात्कार बोलते हैं। इंटरव्यू इज ए फॉर्मल मीटिंग बिटवीन इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू टू इवेलुएट suitability फॉर जॉब पोजीशन। इट जज कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज। तो साक्षात्कार क्या है, नौकरी या स्थिति के लिए उपयुक्त जांचने के लिए, कि आप उस नौकरी के लिए योग्य हो या नहीं हो, उसको जांचने के लिए एक इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू लेगा। ठीक है, सॉरी, हाँ, तो वो आपसे इंटरव्यू लेगा, आपसे पूछेगा, क्वेश्चन करेगा आपसे, आपकी नॉलेज को चेक करेगा वो, आपका कैसी स्किल्स हैं, आपके अंदर कैसा बिहेवियर है, किस प्रकार की नॉलेज है, आप कैसे स्ट्रेस में बिहेव कर सकते हो, ये सब वो जानेगा। ठीक है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, टेलीफोनिक, पैनल, स्ट्रेस, ग्रुप डिस्कशन, ये सब इसके टाइप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग एजम्स कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड। तो इंटरनेट क्या है, दुनिया भर के कंप्यूटर को जोड़ने वाला एक वैश्विक नेटवर्क है। एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कि जो दुनिया भर में जितने भी कंप्यूटर हैं उनको जोड़ता है। किसके लिए यूज होता है, यूज फॉर कम्युनिकेशन, संचार के लिए उपयोग होता है, जैसे कि ईमेल, वीडियो कॉल्स के लिए यूज होता है, फॉर डाटा डाटा शेयरिंग के लिए यूज होता है, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज होता है, बैंकिंग के लिए यूज होता है। तो जो भी आप जानते हो, जो भी यूज कर रहे हो इंटरनेट का, जो भी आप उपयोग करना जानते हैं, वो सभी क्या है, इंटरनेट का उपयोग करना हो गया। इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, बिजनेस मार्केटिंग के लिए उपयोगी है, कस्टमर सर्विस के लिए उपयोगी है। फायदा क्या है इसका, फास्ट एक्सेस टू वर्ल्ड वाइड, आप दुनिया भर में कहीं भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो अपनी, एनी टाइम एंड एनीवेयर, किसी भी टाइम अपनी खबर कहीं पे भी दे सकते हो आप दुनिया में। नेक्स्ट है सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन क्या है, संचार क्या है, कम्युनिकेशन यूजिंग प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड यूट्यूब। तो अगर आप इन सभी टूल्स का यूज करके कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या लिंक्डइन के, ट्विटर के माध्यम से, अगर आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन बोलेंगे। क्या करता है ये, हेल्प्स इन एडवर्टाइजमेंट, ब्रांड प्रमोशन, कस्टमर इंटरेक्शन। ठीक है, विज्ञापन करने में हेल्प करता है, अपने ब्रांड का प्रमोशन करने में हेल्प करता है और कस्टमर के साथ में इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। सस्ता होता है, लो कॉस्ट होता है एंड वर्ल्ड वाइड ऑडियंस रीच होती है, मतलब विश्व में आपकी जो दर्शक होते हैं, ऑडियंस होती है, वो कहीं भी हो सकती है पूरे विश्व में से। रिस्क क्या है इसमें, फेक न्यूज बहुत सारे होते हैं, प्राइवेसी का इशू रहता है, ये रिस्क है इसका। स्मार्ट यूज इम्प्रूव बिजनेस सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ईपी स्टाइल राइटिंग क्या होता है। एपी का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, फॉर्मेट यूज्ड फॉर एकेडमिक राइटिंग लाइक रिसर्च रिपोर्ट्स। तो ये क्या होता है, एक प्रारूप होता है जिसका शोध लिखने में उपयोग किया जाता है। रूल्स क्या है इसके, इन टेक्स्ट साइटेशन, ऑथर पहले होना चाहिए, फिर ईयर होनी चाहिए, फिर रेफरेंस लिस्ट एंड लास्ट में होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट होना चाहिए, और उसका साइज कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, और डबल स्पेस होना चाहिए। तो ये सभी इसके रूल्स वगैरह होते हैं। इंश्योर क्रेडिबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिलिटी इन रिसर्च राइटिंग, ये क्या करता है, शोध लेखन में विश्वसनीयता और एकरूपता सुनिश्चित करता है। एपी स्टाइल होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी क्या होता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज ए विजुअल प्रेजेंटेशन टूल यूज्ड इन मीटिंग, टीचिंग,
बिजनेस कम्युनिकेशन। तो पीपीटी किसके लिए होता है? एक विजुअल प्रेजेंटेशन है जिसको हम मीटिंग में, टीचिंग में प्रेजेंटेशन करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। कंटेंट स्लाइड, इसमें स्लाइड्स होती हैं, टेक्स्ट के साथ में स्लाइड होती हैं, इमेज के साथ में होती हैं, ग्राफ के साथ में हो सकती हैं, या फिर वीडियो के साथ में हो सकती हैं। तो स्लाइड्स होती हैं, उनमें आप टेक्स्ट लिख सकते हो, इमेज बना सकते हो, ग्राफ्स बना सकते हो, या फिर वीडियो ऐड कर सकते हो। ये सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए, एंड वेल डिजाइन, अच्छे से डिजाइन की हुई होनी चाहिए। यूजफुल फॉर ट्रेनिंग के लिए यूजफुल है, सेल्स प्रेजेंटेशन के लिए उपयोगी है, एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए उपयोगी है। जैसे कि ये एग्जांपल दे रहे हैं हम, एक किसका है एग्जांपल, ये बिजनेस कम्युनिकेशन के रोल क्या क्या होते हैं। रोल में क्या क्या होता है? एक सेंडर होता है, ठीक है, एक रिसीवर होता है, एक मैसेज होगा, और फिर एक फीडबैक होगा। ठीक है, तो ये सभी रोल होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने एग्जाम में अच्छे से करके आएँ, सारा कुछ पूरा पेपर करके आएँ, सारे क्वेश्चन करके आएँ, अटेम्प्ट करें, अच्छे से वीडियो को देख लें, क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। थैंक यू।